हेलो स्टूडेंट, अच्छा शिवानी चौहान, वेलकम टू इजी विद एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे जेकेपीएससी लेक्चरर एजुकेशन के यूनिट डी की, या फिर आप बोल सकते हो यूनिट 4 की, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो ये हम बहुत काफ़ी दिनों बाद करें जब एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इन पे भी यूनिट्स बनाऊँ। और मैंने क्यों नहीं बनाई थी, वो ये रीज़न था कि इन टॉपिक्स पे यूनिट काफ़ी जगह पे आपको मिल जाती हैं, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं बना रही हूँ इसे, मतलब आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगी इंक्लूसिव एजुकेशन की। ओके, तो जो भी आपके टॉपिक्स है इस यूनिट में, सारे टॉपिक्स कवर होंगे इस वीडियो में, चाहे ये 1 घंटे की हो या 2 घंटे की वीडियो बने, आपको आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। और मॉक टेस्ट तो आपके चल ही रहे हैं, जिन भी बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं अभी तक, वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 5 मॉक टेस्ट जिनमें कंप्लीट क्वेश्चन है आपके हर यूनिट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर ऑफ द नेम ऑफ जेकेपीएससी लेक्चरर एजुकेशन की। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये यूजीसी नेट सेट या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग के लिए आप तैयारी करें, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से। सो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? सो स्टूडेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन आने से पहले हमारे पास सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट्स और थे जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से डिटरमाइन या फिर आपको समझ में आएगा उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो सबसे पहले था सेग्रीगेटेड एजुकेशन, सेग्रीगेटेड एजुकेशन। ओके, फिर था उसके बाद आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके, पहले सेग्रीगेटेड, फिर इंटीग्रेटेड, एंड फिर कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो देखो, हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे करके होते हैं। पहले उनमें किसी चीज़ में पहले बहुत कमी होती है, फिर उसको सुधार करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर जब हम दूसरी बार स्टेप लेते हैं तो उनमें भी हमें कोई कमी दिखती है, और फिर हम उसको रिफाइन करके बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से लेकर के आते हैं। तो वही उसी कॉन्सेप्ट से ये जो तीनों टर्म से रिलेटेड हैं। तो सेग्रीगेटेड एजुकेशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, बच्चों को, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, है ना, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, या फिर अलग से स्कूल्स होते थे किनके जो बैकवर्ड कल्चरली बैकवर्ड स्टूडेंट थे, या फिर आप बोल सकते हो कि जेंडर बेस पे। ओके, तो अलग से स्कूल्स होते थे उनके। फॉर एग्जांपल अब डिसेबल्ड की बात कर लो, जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जिस भी तरह से वो किसी भी डिसेबल्ड से ग्रसित हैं, तो उनके लिए सेग्रीगेटेड स्कूल्स होते थे, एजुकेशन होती थी। तो एक स्कूल होता था उन बच्चों के लिए, दूसरा स्कूल होता था नॉर्मल बच्चों के लिए, जहाँ पर नॉर्मल बच्चे जा सकते थे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था सेग्रीगेटेड एजुकेशन का। ओके, फिर आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, और बताया गया कि एक ही स्कूल होगा। ओके, एक ही स्कूल में आपको क्या करना है, क्लासेस अलग अलग लगा देनी है। मतलब जो दैट इज इंटीग्रेटेड बच्चे हैं, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस लगा दोगे, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लासेस एक ही स्कूल में। तो इसमें क्या हो गया कि स्कूल तो एक ही रख दिया गया, बट अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ाया गया। ओके, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको अलग क्लास में पढ़ाया गया, नॉर्मल बच्चों से अलग करके। तो एक तरह से इसमें भी क्या था, इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे किसी न किसी बेस पे। और साथ के साथ अगर इधर नॉर्मल क्लास में भी पढ़ाया जाता था तो बच्चों की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था। ओके, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, या फिर ऐसे बच्चे जो कल्चरली बैकवर्ड या फिर जिनको नहीं समझ आता, तो उनकी नीड्स को ध्यान में ना रख करके जो एवरेज बच्चे होते थे उनके ही लिए पढ़ाया जाता था, उनकी ही नीड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता था इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। फिर कॉन्सेप्ट आया इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो समावेशी शिक्षा। ओके, समावेशी शिक्षा, जिसमें हर कोई इंक्लूड होता है, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो गर्ल है, चाहे बॉय है, चाहे कोई भी है। ओके, हर इंसान जिनको भी एजुकेशन लेने का अधिकार है, वो इस इन स्कूल्स में आ सकता है। ओके, अब रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते हो, और डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसमें, नॉर्मल स्कूल में। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, स्कूल में तो ये भी सेम में पढ़ रहे थे और ये भी सेम में, इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो बच्चे होते थे, जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे, उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखा जाता था। मतलब हर एक बच्चे की नीड्स को केटर करा जाता था, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे पढ़ाया जाता था बच्चों को। ओके, तो टीचर को उसके लिए बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि ट्रेंड होना पड़ेगा या फिर ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके अपनी क्लासरूम में, अपने स्कूल में। ओके, तो इसी से ही, इन्हीं
इन्हीं टर्म से मिलकर ही बनाया क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब पहले कुछ कमियां थी, उसको सुधारा गया, फिर उसमें भी कुछ कमियां लगी तो उसके बाद दोबारा से उसे सुधारा गया अच्छे तरीके से, तो फिर आया इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। ओके, किसी भी बेस पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा, किसी भी बेस पे कोई भी डिफरेंस नहीं नहीं माना जाएगा, सभी बच्चों को इक्वल रखा जाएगा। तो वो डिफरेंस कैसे हो सकते हैं, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग, जेंडर के रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, या रिलीजियन या कल्चर के। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। तो जब एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलते हैं कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, सिर्फ ओनली डिसेबल्ड, या फिर ओनली वीमेन, या फिर ओनली सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है वो, या फिर बोल दिया जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो रिलेटेड है सिर्फ किससे, डिसेबिलिटी से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है, जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो भी मार्जिनलाइज पीपल हैं सोसाइटी के, उनके लिए आपको सेम अधिकार होना चाहिए उन लोगों के साथ जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों के साथ मिला करके ना। तो किसी भी बेस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यही हमें इंक्लूसिव एजुकेशन बताता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही वो डिसेबिलिटी के रिलेटेड, ना ही जेंडर से, ना ही कास्ट से, लैंग्वेज से, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन या फिर कल्चर। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू लर्न एंड पार्टिसिपेट इक्वली इन द मेन स्ट्रीम स्कूल सोसाइटी। तो ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर बच्चे को अधिकार है कि वो पढ़ सकता है, वो सीख सकता है। ओके, हर बच्चे को अधिकार है, चाहे वो कैसा भी हो, अगर उसका मन है बच्चे का तो वो पढ़ सकता है, सीख सकता है और पार्टिसिपेट करता है इक्वली इन मेन स्ट्रीम स्कूल सोसाइटी। मतलब जैसा और बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा एवरेज बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर के पढ़ सकता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग द चाइल्ड टू फिट इनटू द क्लास, इनटू द स्कूल, इसका मतलब ये है कि आप एडजस्ट ना करके बच्चे को स्कूल में, आप इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। इंक्लूसिव एजुकेशन एडजस्ट द स्कूल सिस्टम टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्टूडेंट्स क्या होता था कि बच्चे को एडजस्ट करा जाता था स्कूल में, है ना, जैसा स्कूल चल रहा है बस वैसा ही वो उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, उसकी नीड्स को नहीं केटर करा जाता था। बट इंक्लूसिव एजुकेशन जब आया तो उसमें ये बोला गया कि स्कूल को एडजस्ट होना पड़ेगा बच्चे के अकॉर्डिंग, टीचर्स को एडजस्ट होना पड़ेगा बच्चे के अकॉर्डिंग, है ना, ताकि डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स को आप मीट कर सको, उनके लिए उनको पढ़ा सको। ओके, सो इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यही लिखा है कि डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सभी बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स या डिस्क्रिमिनेशन या मार्जिनाइजेशन और एक्सक्लूजन फेस करने को मिलता है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो किसी भी बेस का रिलीजन हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जिस रिलीजन उसकी कम कम होते हैं, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर डिफरेंट जो दैट इज आप बोल सकते हो कि रिलीजन है वो कम होंगे, तो सबको अधिकार होना चाहिए ना। तो सबको अधिकार होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो किसी को भी। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन था, एजुकेशन फॉर ऑल के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, मतलब सबको अधिकार है एजुकेशन लेने का। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा ना स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ फिर आप अच्छे से देख सकते हो। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, वेट अ सेकेंड। ठीक है, नाउ विजिबल, नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो की फीचर्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इक्वल एक्सेस मिलेगी, मतलब हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन लेने का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे हर कल्चर एक्टिविटीज में, करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर एकेडमिक एक्टिविटीज, है ना। तो कोई भी इंसान या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर स्कूल नकार नहीं सकता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर बच्चे का मन है तो वो जरूर उसको पार्टिसिपेट करने का एक्टिवली अधिकार है। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, करिकुलम में, पाठ्यक्रम में आपको क्या लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलापन लेकर आना है। बच्चे के लिए ऐसा करिकुलम तैयार करो जो बच्चा पढ़ सके, मतलब उनकी पेस के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स को देखते हुए टीचिंग मेथड्स चूज करने हैं और मटेरियल चूज करने हैं
ताकि इंडिविजुअल नीड्स मतलब सभी बच्चे की नीड्स पूरी हो सके। सो सपोर्ट सर्विसेज देनी है, इट मीन्स कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो नहीं, फॉर एग्जांपल जो कोई बच्चा है जिसको बहुत कम दिखाई देता है, तो आप उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट लेकर के आ सकते हो, या फिर उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो, जूम करके पढ़ा सकते हो। अगर आप इंटरैक्टिव क्लास पढ़ा रहे हो तो रिसोर्स टीचर्स, असिस्टिव डिवाइसेस, स्पेशल एड्स और काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है जिनको भी जब भी ज़रूरत है। ओके, आप हियरिंग एड प्रोवाइड करो जिनको सुनने में बहुत कम सुनता है जिन बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में, तभी वो इंक्लूसिव एजुकेशन बनेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा फीचर है या फिर कौन सा नहीं है। तो जो है उनसे पता चलेगा, तो आप बता सकते हो कि जो नहीं है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इट मीन्स की स्कूल वैल्यू डिफरेंसेस एज स्ट्रेंथ नोट वीकनेस। तो स्कूल डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ मानता है। ओके, मतलब हम लोग डिफरेंस हैं एक दूसरे से, हम वी ऑल आर डिफरेंट, है ना, हम हर कोई इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वो स्कूल को मानना है एज एन इंक्लूसिव स्कूल, कि जो ये डिफरेंस है वो क्या है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ना कि आपकी वीकनेस, है ना, मतलब आपके लिए स्ट्रेंथ है वो, ना कि वो कोई वीकनेस है ना। तो हर बच्चे की नीड्स को देखते हुए उनकी उनकी जो भी वो जिस तरह से भी पढ़ सकते हैं उनको उस तरह से पढ़ाना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो स्कोप एक्सप्लेन हाउ वाइड एंड एप्लीकेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, की कहाँ कहाँ तक इसका जो एरिया है वो फैला हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ तक आप इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है सोशल स्कोप। सोशल स्कोप मतलब आपको सोशल जस्टिस प्रमोट करना है बाय रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है बच्चे के साथ। सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जहाँ पर सभी बच्चों को, सभी इंसान को इक्वल अधिकार है, हर बच्चा फील करे कि वो एक्सेप्टेड है, मतलब किसी को भी ये फील ना हो कि अगर वो अलग है दूसरे बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से, तो वो क्यों अलग है, बल्कि ऐसा फील हो उन्हें कि हर इंसान जो है उनकी अलग अलग स्पेशल नीड्स हैं, या फिर वो स्पेशल तरीके से काम करते हैं। सो आपको एम्पैथी, मतलब एम्पैथी डेवलप करनी है बच्चों के अंदर या फिर बच्चों के लिए, टॉलरेंस और कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। ओके, कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें, ऐसा आपको स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सोसाइटी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट इज एजुकेशन स्कोप। सो एजुकेशन स्कोप की बात करें तो इट एंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, मतलब हर इंसान को अधिकार है एजुकेशन लेने का। ओके, आप मना नहीं कर सकते किसी भी इंसान को कि वो उसको एजुकेशन नहीं लेनी है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बताएं या फिर बोले 2009 के, तो अगर हम नॉर्मल अगर बच्चों की बात करें तो 6 to 14 ईयर्स का इन्होंने दिया हुआ है पैरामीटर, कि 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। बट अगर हम डिसेबल्ड बच्चों की बात करें, है ना, डिसेबल्ड बच्चों की तरफ आए, तो 6 to 18 ईयर्स तक के लिए इन्होंने पैरामीटर रखा हुआ है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं 6 से 18 साल तक के लिए उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करता है, बढ़ावा देता है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वालिटी को इंप्रूव करना टीचिंग की, ताकि टीचर इनोवेटिव और अडेप्टिव तरीके से पढ़ा सके बच्चों की नीड्स के अनुसार, बच्चों के पेस के अनुसार, जिस तरह से वो पढ़ना चाहते हैं, स्लो तरह से या मतलब फास्ट तरीके से, तो वैसा आपको पढ़ाना है और किस मेथड से उन्हें पढ़ना पसंद है। सो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यूज होती है ताकि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को क्या कर सको आप, फेस कर, आप उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखो, उनकी जो नीड्स हैं उनको आप पूरा कर सको, किनकी, बच्चों की। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए, मतलब बच्चे के अनुसार आपको पढ़ाना है। ओके, बच्चे के अनुसार आपको पढ़ाना है। सो इट एनकरेज पीयर लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। सो ये पीयर लर्निंग को बढ़ावा देता है, मतलब बच्चे अपने जो साथी हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ मिलकर के पढ़े, सब लोग मिलकर के, सब बच्चे एक साथ मिलकर के क्लासरूम में पढ़े, है ना, और कोऑपरेटिव तरीके से। फॉर एग्जांपल किसी एक डिसेबल्ड बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो जो नॉर्मल बच्चा है वो उसे बता सकता है ना, उसकी हेल्प कर सकता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। साइकोलॉजिकल स्कोप की बात करें तो इट इंक्रीजेस चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो इससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ इंफीरियरिटी फील नहीं होती है बच्चे को, अगर वो
सब बच्चों के साथ मिलकर के पढ़ाया जाता है और उनकी नीड्स को केटर करा जाता है। ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस होती है, मतलब उन्हें लगता है कि यस वी आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी और हमारे लिए भी कोई हमें हमारी भी कोई हेल्प कर रहा है, हमें एक अलग तरीके से नहीं देखा जा रहा है। तो ये मानता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ये मानना है। सो नेक्स्ट इज लीगल एंड पॉलिसी स्कोप की बात करें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं लाइक यूएनसीआरपीडी 2006, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ओके, और सेल्म का डिक्लेरेशन 1994 एंड एसडीजी 4 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4th जो है एजुकेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये सब आपको बताते हैं या फिर हम लोगों को बताते हैं कि सभी बच्चे को एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, चाहे वो किसी भी जगह का है ना, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बच्चे के लिए। सो इंडिया की बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986, फिर वो जो रिवाइज हुई थी 2020 में, रिवाइज तो सॉरी 1986 वाली जो पॉलिसी है वो कब रिवाइज हुई थी, उसको बाद में दोबारा से किया था 1992 में, फिर उसके बाद नई पॉलिसी आई एनईपी दैट इज इन 2020। ओके, और आरटी एक्ट 2009 एंड एनईपी 2020 स्ट्रेस इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इन्होंने सबने क्या करा है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बच्चों की चाइल्ड मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करी है ताकि सभी बच्चों की नीड्स को केटर करा जा सके। तो फ्यूचर स्कोप की बात करें तो इंक्लूसिव करिकुलम एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप होने चाहिए ताकि टीचर्स भी कैसे हो सके, टीचर्स भी बच्चों की नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाए, टीचर्स भी बच्चों को समझ पाए। सो टेक्नोलॉजी का यूज करना है डिजिटल लर्निंग टूल्स का फॉर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, है ना, कि टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ा सके टीचर्स और डिजिटल लर्निंग टूल्स का, ताकि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस वो फॉलो कर सके, ताकि वो सभी बच्चों को एक समान पढ़ा सके। सो कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए स्कूल्स का, फैमिलीज का और कम्युनिटीज का, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, मतलब ताकि सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाया जा सके। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू लिव इन अ डाइवर्स डेमोक्रेटिक एंड ग्लोबल सोसाइटी, तो बच्चे को प्रिपेयर करना है आपको कि वो इस डाइवर्स सोसाइटी में जहाँ पे हर इंसान डिफरेंट है, उनके कल्चर डिफरेंट है, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ओके, रिलीजियन या फिर कास्ट, सब कुछ इतना डिफरेंट है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और ग्लोबल सोसाइटी के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर करो ताकि वो ग्लोबली भी अपना नाम कर सके। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन। तो क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या करते हो, अपनाते हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में जो दिए हुए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो इट मीन्स कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहला है इक्वल एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, कि हर बच्चे का राइट है, राइट टू एजुकेशन लेने का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और ये एक तरह से एक्ट है जिसके अगर आपने किसी बच्चे को रोका एजुकेशन लेने से तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो आपको किसी भी तरह से बच्चों को नहीं रोकना है एजुकेशन के लिए, जो भी बच्चा चाहता है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, वेदर इट इज गर्ल और बॉय। ओके, किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन लेने का। ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप शुड लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। तो हर बच्चे, चाहे वो डिसेबिलिटीज से ग्रसित है या फिर डिसएडवांटेज ग्रुप है, मतलब वो ऐसे सेक्टर्स, ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पर एजुकेशन तो दूर दूर की बात है, या फिर जहाँ पर उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं, है ना, तो उन सबको सेम क्लासरूम में बैठा करके आपको पढ़ाना है, समझाना है और सिखाना है। ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन पे भी एम्फेसिस करा गया है, ऐसा नहीं कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर कल्चरल बैकग्राउंड बच्चे हैं, मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप वाले बच्चे हैं, उनको पार्टिसिपेट ना कराओ, बस उनको क्लासरूम में पढ़ा दो। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन कराना है हर बच्चे का ना, फिजिकल प्रेजेंस ही मैटर नहीं करेगी। ओके, तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की। हमने इतने सालों से हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता में एकता, डाइवर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, चाहे वो कलर में लगा लो, कास्ट में लगा लो, रिलीजन में लगा लो, तो डिफरेंट तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है as if you are following the principle of inclusive education. Okay, so diversity in abilities या फिर in abilities, culture, language,
जेंडर, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो आपको उस डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ के रूप में देखना है, शक्ति के रूप में देखना है, ना कि आपकी वीकनेस या कमजोरी के रूप में। आपको उससे कुछ सीखना है और बच्चों को भी सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कल्चर के बच्चे अगर आपके क्लासरूम में आते हैं तो आप बच्चों को सिखाओ उनके कल्चर के बारे में भी, ताकि बच्चों को डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चले। ओके, और इंक्लूसिव क्लासरूम की रिस्पेक्ट करना एंड सेलिब्रेट डिफरेंसेस, है ना, जो बच्चे डिफरेंट है एक दूसरे से उनको आप सेलिब्रेट करो, ना कि उनको आप ये बोल दो कि ये तो मैं तो इन्हें पढ़ा ही नहीं सकता या फिर ये पढ़ ही नहीं सकते। ओके, तो वन साइज इज फिट फॉर ऑल, टीचिंग इज अवॉइडेड, मतलब वन साइज इज फिट ऑल मतलब कि हर बच्चे को एक ही मेथड से आप पढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेक्चर मेथड से हर बच्चे को आप पढ़ा सकते हो, तो ना ही वो आप गिफ्टेड बच्चों को पढ़ा सकते हो लेक्चर मेथड से, और ना ही वो बच्चे जिनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो एक मेथड से आपको पढ़ाना, ये जो आपकी दैट इज सोच है या फिर टीचर्स की सोच है, वो अवॉइड होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, और मल्टीपल अप्रोचेस को यूज करना है आपको एजुकेशन में। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यूज करनी है, इट मीन्स कि ऐसी पेडागोजी, ऐसे पढ़ाना है आपको जो बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और पेस ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखे। बच्चे की क्षमता, किस तरह से वो पढ़ते हैं, क्या वो स्लो लर्नर्स है या फास्ट लर्नर है, उनके अकॉर्डिंग आपको उन्हें पढ़ाना है। फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, लाइक इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर मेथड, देन यू कैन टीच देम थ्रू ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट मेथड, पीयर ट्यूटोरिंग, है ना, so you can use these method also. Okay, so students are active participant in learning, not passive receiver. Okay, तो स्टूडेंट को माना जाएगा चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। अगर आप पढ़ा रहे हो तो उनको भी बीच में बोलने का अधिकार है, वो भी अपनी क्वेश्चंस रख सकते हैं, उन्हें भी बोलने का अधिकार है, ना कि सिर्फ वो सुने। ये मेन एम नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सो बेसिकली हर बच्चे को अधिकार है पढ़ने का, इक्वल अधिकार है, साथ ही साथ इक्विटी को फॉलो करता है, सोशल जस्टिस को मतलब जिन बच्चे को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपको उन्हें उन बच्चों के साथ लाना जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनके लिए आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, किनके लिए, जो जिनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो फेयर ट्रीटमेंट पे बेस्ड है क्या, इक्विटी का कॉन्सेप्ट, कि फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल लर्नर्स, जिसको जैसा जिसकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनको हेल्प भी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो रिसोर्सेज लाइक टीचर्स, एड्स, टेक्नोलॉजी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट चिल्ड्रन यूनिक नीड्स, कि जिन बच्चों को कोई भी असिस्टिव डिवाइस चाहिए या फिर उनको काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी उन्हें चाहिए, तो आपको वो प्रोवाइड करनी है, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं देनी है। ओके, सो ये डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस खत्म करता है और सोशल जस्टिस को सपोर्ट करता है, कि हर बच्चे के साथ न्याय हो रहा है, यहाँ पर फेयरनेस प्रोवाइड हो रही है बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे उनकी नीड्स है उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जा रहा है। सो फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आ जाता है इन करिकुलम एंड असेसमेंट, कि आपको करिकुलम ऐसा बनाना है जो मॉडिफाई कर सको आप, जो बच्चों की डाइवर्स लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग बना सको, है ना, मतलब आप किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हो या फिर करिकुलम में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा करिकुलम तैयार करा जाए जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। सो ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड्स आर यूज्ड लाइक ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज और असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो आपको डिफरेंट मेथड यूज करने चाहिए, ना कि सिर्फ वो पेन पेपर वाला टेस्ट ले लिया आपने और खत्म करा। तो जो बच्चा जैसा समझ सकता है, जैसा सुना सकता है, जैसा पढ़ सकता है, जैसे अपने आप को इवेलुएट करा सकता है, उसी तरह से आपको उनका मूल्यांकन करना है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो स्पीच में बहुत अच्छे थे, उनका ओरल टेस्ट आप ले सकते हो, प्रोजेक्ट में, पोर्टफोलियो में, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है बच्चों को। सो प्रोग्रेस और पोटेंशियल पर ध्यान देना है, सिर्फ मार्क्स पर ही नहीं। ओके, तो उनमें कितनी क्षमता है, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि आज से कल से वो बेहतर है कि नहीं, उस चीज़ पे भी फोकस करना है टीचर को, ना कि सिर्फ उनके मार्क्स पर। ओके, सो नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन, principle of support and collaboration. So inclusive education successfully not only when टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर, स्पेशलिस्ट एंड द कम्युनिटी वर्क टुगेदर। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तभी सक्सेसफुल है जब टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स और स्पेशलिस्ट सब लोग मिलकर के काम करें। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस टीचर्स ही दे रहे हैं, तो वो अकेला नहीं हो पाएगा, अकेले से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। या फिर पेरेंट ही सपोर्ट करे, बाद में स्कूल में जाकर के टीचर्स नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सबको मिलकर के काम करना है ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन को आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको हर जगह पे। सपोर्ट सिस्टम लाइक रिसोर्स टीचर्स, काउंसलर्स, थेरापिस्ट एंड असिस्टिव डिवाइसेस आर एसेंशियल। तो रिसोर्स टीचर्स होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, थेरेपिस्ट होने चाहिए, जो जिस भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है
के लिए वो सॉल्व कर पाए, है ना। और असिस्टिव डिवाइसेस दो, मतलब आप हेल्प दो जिन बच्चों को हेल्प चाहिए जिस भी तरह की, ओके। तो आपको टीचर्स को कोलैबोरेट होना चाहिए टू शेयर स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपीरियंस। तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं वो जो अभी जो अपॉइंट हुए हैं उनको सिखा सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे, कोलैबोरेट होकर के समझ सकते हैं एक दूसरे के पॉइंट व्यू पॉइंट्स ले सकते हैं कि कैसे वो पढ़ सकते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिमूवल ऑफ बैरियर। तो जिस भी तरह के बैरियर्स हैं, मतलब स्कूल को आइडेंटिफाई करना है और जो भी बैरियर्स बच्चे फेस कर रहे हैं उन सब चीज़ों, वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए लर्निंग में। इस चीज़ के लिए इंश्योर करना चाहिए स्कूल को, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, एटीट्यूडनल हो। मतलब टीचर्स उनके लिए अपनी सिंपैथी नहीं दिखा रहे, एम्पैथी नहीं दिखा रहे, या फिर फिजिकल रूप में उन्हें कोई रैंप नहीं मिल रही है जिसकी वजह से स्टेयर्स पे चलना उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। तो आपको हर तरह के बैरियर रिमूव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंप फॉर व्हील चेयर्स यूजर्स, ब्रेल मटेरियल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड साइन लैंग्वेज सपोर्ट टू फॉर हियर्ड इम्पेयर्ड, ओके। तो बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। इस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है, इस चीज़ को आपको सुनिश्चित करना है। सो एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल, मतलब स्टूडेंट को एनकरेज करा जाए कि उनकी जो ओपिनियंस है वो भी लिए जाएंगे और टेक पार्ट इन डिसीजन अफेक्टिंग देयर लर्निंग। जिस भी चीज़ में उनकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ओके। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ऑटोनॉमी, मतलब बच्चे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, उस चीज़ के लिए उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन फॉर इंडिविजुअल दैट इज इंडिपेंडेंट इन लिविंग एंड सोशल पार्टिसिपेशन, कि वो सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट करें और बच्चों के अधिकार के लिए, और इंडिपेंडेंट लिविंग जिए, मतलब किसी पर भी निर्भर ना हो। सो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी टीचर्स हैं जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी ऑनगोइंग टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब उनके लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, ओके, ये सारी चीज़ें कंडक्ट होनी चाहिए ताकि वो इंक्लूसिव क्लासरूम को, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सके, ओके। सो स्कूल शुड प्रोवाइड वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड अपडेटेड रिसोर्सेज। तो जो भी अपडेटेड रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए स्कूल्स में, क्लासरूम वर्कशॉप प्रोवाइड करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करना टीचर्स के लिए, ताकि वो बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके, ताकि वो प्रिपेयर हो तभी तो बच्चों को प्रिपेयर कर पाएंगे ना। सो दिस एंश्योर दैट एजुकेटर रिमेन कॉम्पिटेंट एंड सेंसिटिव टुवर्ड डाइवर्सिटी। तो ये इससे दर्शाता है कि अब जो बच्चे हैं, मतलब जो एजुकेटर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, मतलब वो निपुण हैं उस चीज़ में कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, और सेंसिटिव हैं वो डाइवर्सिटी के प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उन चीज़ों को नकार रहे हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स थे किसके, इंक्लूसिव एजुकेशन पे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिए हुए हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में, नीड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों ज़रूरत है हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो सभी बच्चे को एजुकेशन मिल पाए, उनके जो भी अधिकार है एजुकेशन के, तो वो सारी चीज़ें मिल पाए, उनकी एबिलिटी और बैकग्राउंड को देखते हुए सॉरी, उनके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन का, और इंक्लूसिव एजुकेशन फुलफिल करता है इस राइट को बाय एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन आप लेकर के आते हो तो आप हर बच्चे की नीड्स को पूरा कर रहे हो, हर बच्चे को स्कूल में दाखिला देने के लिए बात कर रहे हो, ओके। सो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, ओके। तो स्टूडेंट डिफर्स इन एबिलिटीज, लैंग्वेज, कल्चर, तो ये सब मतलब हर तरह से डिफरेंस है बच्चों में हर तरह से। सो उस चीज़ को देखते हैं, मतलब डाइवर्सिटी को डेट इज आप बोल सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, और बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए, ओके। सो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जिस भी तरह से भेदभाव हो रहा है उस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो पहले बच्चों को, पहले ऐसे जो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें पुराने समय में, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और मार्जिनाइज ग्रुप को एक्सक्लूड करा जाता था, बट इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे ही आया तो इन बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया और डिस्क्रिमिनेशन को भी हटा दिया गया, भेदभाव को भी हटा दिया गया, ओके। सो नीड्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन में नेक्स्ट इज एजुकेशनल रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब कुछ चेंजेस आने के लिए, ताकि लर्नर सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल और पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस को यूज़ करा जा सके, एक्टिव लर्निंग कराई जा सके बच्चों की, ओके। सो इंक्लूजन इज नेसेसरी टू मेक एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड, तो एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मीन्स इंडिया एंड मैनी कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू UNCRPD 2006। तो इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ क्या हैं, सिग्नेटरीज हैं UNCRPD में 2006 में। सो सैलमन का डिक्लेरेशन 1994 है, SDG फॉर इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ताकि आप दैट इज आप बोल सकते हो कि नेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे आप
दैट इज एजुकेशन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सको। और ये माना जाता है, ये मानना इससे ये चीज़ साबित होती है कि इंडिया भी इंक्लूसिव एजुकेशन की राह पर चलने लग रहा है। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज नीडेड टू मीट दीज ग्लोबल कमिटमेंट। तो जो भी ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, जिन जो भी लिखी हुई हैं, चिल्ड्रंस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, या फिर जो भी एसडीजी में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें वो मानते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो नेशनल पॉलिसी एंड लीगल मैंडेट, सो इन इंडिया आरटी एक्ट 2009, एनईपी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 एम्फोसाइज इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। तो स्कूल्स को जो भी दैट इज़ आप बोल सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई इन एक्ट के तहत या फिर इन पॉलिसीज़ के तहत, वो सारी चीज़ें उन्हें माननी है ना, ताकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर पाओ। सो इम्पोर्टेंस की बात करें तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स के लिए ज़रूरी है, सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न विद पीयर्स इन नॉर्मल एनवायरनमेंट। तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उन बच्चों को कि उन बच्चों को जो डाइवर्स नीड्स के बच्चे हैं, है ना, तो उन बच्चों को नॉर्मल एनवायरनमेंट में वो कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, अपने स्टूडेंट अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। सो रिड्यूस फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, इससे अकेलेपन की कमी भी दूर हो जाती है और इन्फीरियरिटी भी खत्म हो जाती है। सो एकेडमिक अचीवमेंट, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं, किससे? आपके दैट इज आपके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और सोशल दैट इज स्पेशल नीड्स में इंक्लूसिव एजुकेशन को यूज करने से। सो फॉर नॉर्मल एंड नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी, एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो इसे सेंसिटिविटी आती है टीचर्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, कि वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अंदर, जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अंदर भी सेंसिटिविटी आती है, और वो समझ पाते हैं उनके दुख को और कोऑपरेट भी करते हैं उनके साथ मिल करके, और रिस्पेक्ट भी करते हैं डाइवर्सिटी की। तो पीयर ट्यूटोरिंग को एनहेंस करता है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन और कोलैबोरेटिव लर्निंग स्किल्स को, कि बच्चे साथ मिल करके पढ़े। सो प्रिपेयर देम टू लिव इन अ डाइवर्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बच्चों को सिखाता है कि वो डाइवर्स सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं और कैसे उन्हें रहना चाहिए इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहाँ पे सभी बच्चों की नीड्स को देखा जाता है। सो फॉर टीचर्स एंड स्कूल्स की बात करें तो टीचर्स को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करा जाता है इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, कि वो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करो, जो भी उन्हें असिस्टिव मेथड्स चाहिए या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर जो भी हेल्प चाहिए वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना मेन मतलब आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है किसकी? इंक्लूसिव एजुकेशन की। और बिल्ड अ पॉजिटिव बैरियर फ्री स्कूल एनवायरनमेंट। ओके, बैरियर फ्री स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह की रोकथाम ना हो बच्चों के लिए। ठीक है, फिर फॉर सोसाइटी की बात करें तो सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है, मतलब आपको हर तरह से अधिकार है, आपको न्याय मिलेगा, है ना, सभी बच्चों को अधिकार है एजुकेशन लेने का। इक्विटी को प्रमोट करता है और ह्यूमन राइट्स को। सो रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, बिल्ड्स एन इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट कम्युनिटी। ओके, कि सभी बच्चों को अधिकार है, सभी बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। सो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, प्रिपेयर करने में, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक सिटीजन्स बनाने में। ओके, ताकि वो दूसरों की सद्भावना को समझे, दूसरों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाए। सो नेशनल डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल फॉर चिल्ड्रन को यूटिलाइज करना, ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन को यूटिलाइज करना मेन एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो जो भी हमने प्रीवियसली एक्सक्लूड करे थे, जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी या फिर आप बोल सको कि कल्चरली बैकवर्ड चिल्ड्रन या फिर डिसेबल्ड बच्चे, सबको। ओके, सो हेल्प अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल एंड SDG 4। ओके, तो ये अचीव करने में हेल्प करता है एजुकेशन फॉर ऑल वाला गोल और इट इज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ताकि सभी बच्चों को पूर्ण अधिकार मिल सके एजुकेशन के लिए। ओके, मतलब 100% एनरोलमेंट होनी चाहिए सभी बच्चे की एजुकेशन के लिए। सो कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस बाय मेकिंग एवरीवन प्रोडक्टिव। तो एक तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है, आप इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस करो, मतलब नेशन का डेवलपमेंट करो, ताकि हर बच्चा प्रोडक्टिव हो, कोई भी कंट्री के लिए लाइबिलिटी ना बने, सब बच्चे कंट्री के लिए एसेट्स बने। ओके, मतलब वो प्रोडक्टिव बने, वो दैट इज आप बोल सकते हो कि देश के लिए काम आए। ओके, तो इस चीज़ को प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बच्चों को एजुकेशन दोगे तभी तो वो काम आएंगे ना, अगर ऐसे ही आवारागर्दी में छोड़ दोगे तो कैसे काम आएंगे। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन। अब इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी वैसे तो स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है बेसिकली ऑल चिल्ड्रन, डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड, सभी बच्चे सेम क्लासरूम में बैठ करके पढ़ते हैं, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। और अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें, जो डिसेबल्ड बच्चे उनके लिए सेपरेट स्कूल होता है, स्पेशल स्कूल और स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जो डिसेबल्ड बच्चे तो उनके लिए। ओके,
अगर हम अप्रोच की बात करें तो चाइल्ड सेंटर फ्लेक्सिबल अप्रोच को यूज़ करता है कि टीचिंग और करिकुलम मेथड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए और लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो डिसेबिलिटी सेंटर्ड की बात करें तो टीचिंग फोकस इज मेनली ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो टीचिंग किस पे फोकस होनी चाहिए? स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन पे। ओके, मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना है उनकी नीड्स को देखते हुए, मतलब आप डिसेबिलिटी सेंटर्ड होता है, बच्चों की स्पेशल नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड बच्चों पर ही फोकस करा जाता है यहाँ पर। ओके, मतलब एक अलग स्कूल होता है और वहाँ पर वही बच्चे पढ़ते हैं। सो मेन स्ट्रीम स्कूल्स, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन, कि सबको सेम ही स्कूल मिलेगा, सबको सेम ही स्कूल मिलेगा और उसमें मॉडिफिकेशन होंगे जो भी जिस बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे रैम्प प्रोवाइड करे जाएंगे, रिसोर्स रूम्स और सपोर्टिव टीचर प्रोवाइड करे जाएंगे। सो स्पेशल स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस की बात करें अगर स्पेशल एजुकेशन में, तो स्पेशल स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए डिजाइन करे जाते हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। और गोल की बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की तो इक्वालिटी, इंक्लूजन और सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को अधिकार है, सभी बच्चे शिक्षा ले सकते हैं और रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए किसमें? स्पेशल एजुकेशन में, ताकि डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की पोटेंशियल सेपरेटली, मतलब उनको अलग से पढ़ाया जा सके, उनको अलग से काम कराया जा सके। ओके, सो सेम जनरल करिकुलम फॉर ऑल बट अडेप्टेड मॉडिफाइड वेयर नीडेड। जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर आपको अडेप्टेशन लानी है, जहाँ पर भी ज़रूरत है आपको मॉडिफिकेशन, बदलाव लाने हैं। ओके, और अगर हम स्पेशल एजुकेशन में बात करें तो स्पेशलाइज करिकुलम होता है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। ओके, जैसे ब्रेल फॉर ब्लाइंड एंड साइन लैंग्वेज फॉर डेफ। ओके, तो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को फोकस करके ही बनाए जाते हैं ये। सो नेक्स्ट इज, अगर हम टीचर्स की बात करें तो रेगुलर टीचर्स विद सपोर्ट रिसोर्स टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। ओके, और अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली ट्रेन टीचर होते हैं, जैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन होते हैं ना, वो उन्हीं के लिए ही तैयार, उनके लिए ही टीचर्स तैयार करे जाते हैं वहाँ पर जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को पढ़ा सके। ओके, फिलोसफी की बात करें तो इक्विटी, सोशल जस्टिस और राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल की फिलोसफी पे डिपेंड है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो सेग्रीगेशन और दैट इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पे बेस्ड है। ओके, मतलब आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी है और सेग्रीगेट करके, मतलब अलग करके पढ़ाना है आपको डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन को। सो इंटरेक्शन की बात करें तो पीयर लर्निंग, एम्पैथी और सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि वो सब लोग साथ मिल करके पढ़ते हैं, हर तरह के स्टूडेंट। बट यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हो पाती है नॉन डिसेबल्ड पीयर से, तो जिससे वो आइसोलेशन, जिससे वो अलगाव महसूस करते हैं। ओके, स्कोप की बात करें तो वाइडर स्कोप है, यहाँ पर हर बच्चे होते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप के बच्चे हो, डिसएडवांटेज बच्चे हो, या चाहे वो विमेन हो, है ना, तो हर तरह के बच्चे को आपको इंक्लूड करना है, सिर्फ डिसेबल्ड ही नहीं। और नैरो स्कोप होता है क्योंकि स्पेशल एजुकेशन का, क्योंकि यहाँ पे आप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की ही बात करते हो। सो इंक्लूसिव एजुकेशन का अल्टीमेट एम की बात करें तो इंक्लूसिव सोसाइटी बिल्ड करना, जहाँ पे हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराया जाए इक्वली। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो मेक डिसेबल्ड चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट इन देयर ओन ग्रुप बट सेपरेट फ्रॉम मेन स्ट्रीम। ओके, मेन स्ट्रीम से अलग करके उन्हें पढ़ाया जाए। ओके, मेन स्ट्रीम में नहीं, अलग से उन्हें पढ़ाया जाए, इंडिपेंडेंट ग्रुप होना चाहिए, वो किसी पे भी डिपेंड, मतलब वहाँ पर वो अलग से ही पढ़ेंगे, अलग ही स्कूल में होगा उनका जो भी पढ़ाई होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन को शॉर्ट में देखें तो टुगेदरनेस होती है यहाँ पर, मेन स्ट्रीम, मॉडिफिकेशन, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड, सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन होता है, स्पेशल स्कूल्स, सेपरेट करिकुलम, फोकस्ड ओनली ऑन डिसेबिलिटी। ओके, डिसेबिलिटी पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, so next topic is the types of disabilities, their identification and digital intervention for चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो क्या मतलब टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं और कैसे उन्हें आप अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनके लिए इंटरवेंशन ले सकते हो ताकि वो डिसेबिलिटीज वहीं की वहीं या तो दब जाए, मतलब खत्म हो जाए, या फिर उनको और ना उभरने दो। सो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, दैट आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल इंटरवेंशन की बात करें तो डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन दैट मे रेस्ट्रिक्ट एन इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल, सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक ऐसी कंडीशन जो बच्चों को एक फिजिकल तौर पे कुछ ना करने पे काम, मतलब वो काम ना कर सके, या फिर उसका मेंटल प्रॉब्लम हो, उसे सेंसरी प्रॉब्लम हो, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी उतनी नहीं है जो नॉर्मल बच्चों की होती हैं। ओके, संज्ञानात्मक विकास उसका उतना अच्छे से नहीं हो, उनकी एबिलिटीज उतनी नहीं है। सो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड। तो 2016 में जो PWD एक्ट था, जो कि पहले 1995 में आया था, तो उसमें क्या था, उसमें 7 डिसेबिलिटीज इंक्लूड थी,
फिर इसको रिवाइज करके 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड कर दिया गया RPWD एक्ट में। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल इंटरवेंशन डिसेबिलिटीज। तो फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है सबसे पहले इसमें, जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो इससे आपके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है, तो आप बता सकते हो जो लोकोमोटर, जो आपको चलने फिरने से या फिर बैठने से, खाने से, राइटिंग करने से, मोटर एक्टिविटीज करने से आपको डिफिकल्टी फील होती है। जैसे मे यूज क्रचेस, व्हील चेयर्स और हैव डिफॉर्मिटीज इन लिम्स, है ना, कि उसके पैर में या फिर उसके हाथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, उसका हाथ बहुत पतला सा है ना, उसका जो मांस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सो डिजिटल इंटरवेंशन क्या ले सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए फॉर राइटिंग असाइनमेंट, कि आप क्या कर सको, बोलकर ही अपना टेक्स्ट लिख सको ताकि आपको हाथों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, स्क्रीन से ही टैप कर सको। जॉयस्टिक्स होनी चाहिए और अडेप्टिव दैट इज अडेप्टिव माइस नहीं, शायद माइक होगा। ओके, तो अडेप्टिव माइक होना चाहिए। सो वर्चुअल क्लासरूम की बात करें तो रिमूव फिजिकल बैरियर, वर्चुअल क्लासरूम होना चाहिए, मतलब बच्चे अपने घर पर ही बैठकर पढ़ सके, उन्हें क्लासरूम में आने की जरूरत ना हो, और क्लासरूम में आएंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं देखी जाएंगी, तो उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, तो फिजिकल बैरियर्स को रिमूव करने के लिए आप वर्चुअल क्लासरूम का यूज करो। विजुअल इम्पेयरमेंट, इट इज ब्लाइंडनेस और लो विजन। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग नॉर्मल प्रिंट, जो आप नॉर्मल जैसे ये लिखा हुआ है आपको डिफिकल्टी हो रही है तो मतलब आपको विजुअल इम्पेयरमेंट है थोड़ी, है ना, लो विजन है आपका। सो रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, लोगों को नहीं पहचान पाते। फ्रीक्वेंट आई रबिंग करते हो, स्क्विंटिंग करते हो, या फिर इनएबिलिटी टू फॉलो विजुअल मटेरियल। ओके, आप विजुअल मटेरियल को फॉलो नहीं कर पाते, विजुअल चीज़ों को जो दिखाई देती है उनको फॉलो नहीं कर पाते हो, मतलब आपको दिखाई बहुत कम देता है या फिर दिखाई ही नहीं देता। तो डिजिटल इंटरवेंशन क्या होता है, स्क्रीन रीडर्स होने चाहिए लाइक जॉज या फिर NVDA या फिर टॉक बैक। तो ये स्क्रीन रीडर्स होते हैं जो आपको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, सो ब्रेल डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि आप जो एम्बोसर्स हैं, जो थोड़े उठे हुए से वर्ड होते हैं, वो होने चाहिए ताकि आप आसानी से समझ सको, ताकि आपको देखने की जरूरत ना पड़े, आप बस उनके बनावट से पहचान सको। सो ऑडियो बुक्स, ई टेक्स्ट और मैग्निफिकेशन टूल्स होने चाहिए ताकि आप मैग्निफिकेशन टूल उनके लिए जो लो विजन के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप मैग्नीफाई करके जूम इन करके उसे देख सको। ओके, सो OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एप्स होनी चाहिए ताकि वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सके ना, जो भी चीज लिखी है उसको स्पीच में कन्वर्ट करके आप उसे देख सकते हो। सो फिजिकल डिसेबिलिटीज में आ जाता है और हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इज जो डेफ होता है या फिर जिसको सुनाई बहुत कम देता है, जो या तो बहरा होता है या फिर उसको बिल्कुल ही सुनाई कम देता है। सो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, जो भी साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कुछ बोलता ही नहीं है उसको, क्योंकि सुनाई नहीं देता। वह वर्बल इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करा, स्पीच डेवलपमेंट में डिले है, या फिर फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट टू रिपीट्स। ओके, वो बार बार बोलता है कि रिपीट करिए, क्योंकि उसको सुनने में बहुत कमी आ रही है। तो डिजिटल इंटरवेंशन क्या हो सकता है, हियरिंग एड्स प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट्स आप कर सकते हो, बट दैट इज इंडिविजुअल बीइंग में जिनको भी प्रॉब्लम है ना, मशीन्स लगवा सकते हो। सो स्पीच टू टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो कि जो स्पीच से टेक्स्ट में लेकर के आए, ताकि आप, क्योंकि सुन नहीं सकते तो आप पढ़ सकते हो। रियल टाइम कैप्शंस होने चाहिए वीडियोस में, गूगल लाइव ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए ताकि जो भी बोल रहे हैं लोग उनको वो देख करके पढ़ सकें। ओके, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए साथ में जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, ताकि आपको आसानी से समझ आए। जैसे आपने दूरदर्शन चैनल देखा होगा ना पहले, तो वहाँ पर जब न्यूज़ सुनाते थे तो उसके साथ में, उसके साइड में एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आती थी या फिर आता था, जो कि जो भी न्यूज़ वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ सके, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। ओके, सो सबटाइटल्ड एजुकेशनल वीडियोस होनी चाहिए ताकि बच्चे देख करके सीख सके। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है स्टूडेंट? सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बौद्धिक विकास में आपको प्रॉब्लम है। सो मेंटल रिटार्डेशन, MR, है ना, जो कि दैट इज आपके दिशा प्लेटफॉर्म में भी आता है ना, दिशा, उसमें क्या आता है, एक दैट इज आप बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेंटल रिटार्डेशन एक डिसेबिलिटी आती है। सो आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बिलो एवरेज IQ, डिफिकल्टी इन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड अडेप्टिव बिहेवियर, की वो जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, फिर उसको उसका IQ बहुत लो है, जो एवरेज IQ होता है उससे बहुत लो है, रीजन नहीं कर पा रहा है, रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, कोई भी मतलब चीज़ें उसकी जो माइंड से रिलेटेड है वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। ओके, सो डिजिटल इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? इंटरैक्टिव लर्निंग एप्स विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, कि आप इंटरैक्टिव लर्निंग एप्स का यूज़ कर सको, है ना,
ताकि उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएँ, ताकि आप उन चीज़ों को भूलो ना और समझ सको कि क्या मैंने किया था, फिर उसके बाद क्या किया था, फिर उसके बाद क्या किया था। ओके, सो गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए स्लो पेस लर्नर्स के लिए और रिपीटिशन बेस्ड होनी चाहिए, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो वो आपको दोबारा से उसी लेवल पे ले आते हैं, तो आप उसको ताकि माहिर हो सको फिर आगे बढ़ सको, है ना, जिसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सो टास्क सीक्वेंसिंग सॉफ्टवेयर होनी चाहिए जिसमें टास्क होने चाहिए, आप इस टास्क को कंप्लीट कर लोगे फिर ही आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे या फिर ही आप नेक्स्ट टास्क पे पहुंचोगे। ओके, दिस इज स्लो से मतलब इजी से फिर मॉडरेट फिर हाई लेवल पे ऐसे होना चाहिए। So next is autism spectrum disorder ASD. So challenges in school social communication, repetitive behavior, restricted interest, difficulty in understanding emotion. तो ASD क्या होता है स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को सोसाइटी में मतलब सोशल में या फिर 4-5 लोगों के साथ बात करने में बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, कठिनाई होती है, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, बार बार उदास रहते हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी भी चीज़ों में, और उनके इमोशंस को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है या फिर वो किसी के इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आप ऑजमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेकर आ सकते हो, ताकि वो खुद से ही बात करें, ताकि वो समझ सके और लोगों से डिजिटल इंटरेक्शन कर सके। सोशल स्टोरीज ऐप्स टू टीच रूटीन सिखाने के लिए सोशल स्टोरीज ऐप्स आप डाउनलोड करा सकते हो। विजुअल स्केड्यूलिंग ऐप्स है ना, कि वो अपने जो भी उनकी जो दिनचर्या है उसको स्केड्यूल कर सके और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सके। वर्चुअल रियलिटी टूल्स फॉर सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल सिखाने के लिए उनको VR टूल्स यूज कराए जाए, ताकि वो देख सके कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कौन लोग होते हैं, कैसे लोग बातचीत करते हैं, क्या किसका रोल होता है, वो सारी चीजें। ओके, सो नेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया। सो बेसिकली इसमें और भी आते हैं, यहाँ पर ये 3 ही दिए हैं। डिसलेक्सिया बेसिकली जिसको रीडिंग स्पेलिंग और रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स में वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, डी को बी पढ़ लेता है, ओके, डब्ल्यू को एम पढ़ लेता है, वी को यू पढ़ लेता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को, तो वो रीडिंग स्पेलिंग और रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स में तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। डिसग्राफिया की बात करें तो हैंड राइटिंग बहुत बेकार है और राइटिंग भी नहीं कर पाता, मतलब लिख भी नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है, तो वो डिसग्राफिया से ग्राफ से रिलेटेड ग्राफ मतलब आपकी राइटिंग और हैंड राइटिंग हो गई। और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन मतलब मैथ से रिलेटेड, मैथ से फोबिया, या फिर मैथ्स में आप बेसिक अरिथमेटिक भी नहीं कर पाते हो, प्लस माइनस है ना, नंबर्स में डिफिकल्टी है, तो वो आपका डिसकैलकुलिया है आपको, है ना। सो ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। तो इसके इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर फॉर रीडिंग करने के लिए आप जो टेक्स्ट लिखा है उससे स्पीच में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर आप ला सकते हो स्कूल्स में। या फिर स्पीच टू टेक्स्ट टूल फॉर राइटिंग, लिखने के लिए आप क्या कर सको, जो बोल रहा है वो लिखना है आपको, ताकि आपकी जो डिस्ग्राफिया वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, या फिर डिसलेक्सिया वाली। मैथ ऐप होनी चाहिए विजुअल मोड्स के जरिए, ताकि वहाँ पे आप कैलकुलेशंस भी कर सको आसानी से। और डिसलेक्सिया फ्रेंडली फोन्स होनी चाहिए, डिजिटल नोट टेकिंग टूल्स होने चाहिए ना, कि आप नोट ले सको डिजिटली भी। और फ्रेंडली फोन्स होनी चाहिए डिसलेक्सिया के लिए, मतलब आप थोड़े बड़े बड़े फॉर्म में लिखो, ताकि वो आसानी से समझ पाए कि किसमें क्या डिफरेंस है। ओके, सो नेक्स्ट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। तो ADHD बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चे होते हैं क्लासरूम में, मतलब 1-2 बच्चे तो मिल ही जाते हैं क्लासरूम में जिनको ये प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली ये कौन बच्चे होते हैं जिनका शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्पैन होता है, और इम्पल्सिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर बस घूमते ही रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और लोगों को हाइपर एक्टिविटी होती है, एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते हैं लंबे समय तक। ओके, सो डिजिटल इंटरवेंशन की बात करें तो फोकस एप्स उनके लिए प्रोवाइड करो, जैसे टाइमर्स की, उनको ये बोल दो कि आपको इतने टाइम में तो कुछ नहीं करना है, ना शरारत ना कुछ करना है। ओके, रिमाइंडर्स रिमाइंड कराओ, या फिर रिवार्ड बेस्ड लर्निंग उनको दो, ताकि वो रिवार्ड ले और अपनी जो भी उनकी लर्निंग है वो कर सके। इंटरैक्टिव डिजिटल गेम्स टू इम्प्रूव अटेंशन स्पैन, और कलर कोडेड डिजिटल प्लानर्स होने चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज मतलब जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज आपको हो सकती है, जैसे आपको डेफ भी है, मतलब आपको सुनाई भी नहीं देता है, साथ ही साथ आपको दिखाई भी नहीं देता है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज असिस्टिव डिवाइसेस होने चाहिए, मतलब टैक्टाइल भी होना चाहिए, साथ ही साथ वो ऑडिटरी भी होना चाहिए। टैक्टाइल मतलब जिसको आप छू करके समझ सको, जो थोड़ा उठा हुआ होता है, एम्बोज होता है, और ऑडिटरी भी होना चाहिए वो, तो ऐसे डिवाइसेस आप लेकर के आ सकते हो। जैसे आजकल छोटे बच्चों की आपने बुक्स देखी होंगी मीशो वगैरह पर, तो वहाँ पर वो जैसे टच करते हैं तो वो जो भी लिखा होता है वो पढ़ देते हैं। तो बेसिकली ऐसे ऐसे डिवाइसेस आपके होने चाहिए, ओके, जहाँ पे आप टेक्टाइल भी हो और ऑडिटरी टूल्स भी हो। सो मल्टी सेंसरी लर्निंग एप्स होने चाहिए, ताकि आप
अगर आपको दिखाई या सुनाई नहीं देता, आप दूसरे सेंसर्स के थ्रू आप उसे समझ सकते हो। ओके, तो एआई बेस्ड पर्सनलाइज लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग सारे जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। सो मेंटल इलनेस की बात करें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्किज़ोफ्रेनिया। सो इसमें क्या है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, विड्रॉल, हेल्यूसिनेशन। तो स्किज़ोफ्रेनिया मीन्स मतलब जब आपको हेल्यूसिनेशन हो जाता है, मतलब आप वो चीज़ें देखने लग जाते हो, वो चीज़ें आपको दिखाई देती है जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना, आपको भ्रम हो जाता है बेसिकली, या फिर आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो एक जगह पर, तो बेसिकली वो क्या है, वो आपकी मेंटल इलनेस है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन क्लासिंग काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, अपनी अपनी बीमारी को सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो काउंसलर के ज़रिए। और मेंटल हेल्थ ऐप्स होनी चाहिए जहाँ पर आप काम, हेड स्पेस और वो बेड, ये सारे जो ऐप्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी अपने अंदर कामनेस लाने के लिए, शांति लाने के लिए, और ये हेलुसिनेशन से दूर हो सको आप। ओके, सो एआई चैट सपोर्ट होनी चाहिए ताकि आपका इमोशनल रेगुलेट आप हो सको। ओके, सो सेरिब्रल पाल्सी की बात करें तो ये है डिफिकल्टी इन मसल कोऑर्डिनेशन। तो मसल कोऑर्डिनेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच में या फिर मूवमेंट में, तो ये क्या है, ये सेरिब्रल पाल्सी है। सो बेसिकली डिजिटल इंटरवेंशन क्या है, आई ट्रैकिंग डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। आप आई ट्रैकिंग डिवाइस यूज़ करो कि वो क्या कहना चाह रहा है वो इंसान। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और स्विच एक्सेस टेक्नोलॉजी, मतलब जहाँ पर आप क्या कर सको, ऑपरेट कर सको कंप्यूटर्स को विद बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब हाई लेवल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सेरिब्रल पाल्सी में, ताकि आप उन बच्चों को भी आसानी से सिखा पाओ, उन बच्चों को भी समझा पाओ। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ओके, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इसमें हम सारी बीमारियों के भी, मतलब जो डिसेबिलिटीज़ है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके काफ़ी टॉपिक्स अभी रहते हैं, सो अभी तो आपको वीडियो देखनी ही होगी। सो नेक्स्ट इज द आरपीडब्ल्यूडी, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। सो ये कब आया था, अप्रैल 2017 में से मतलब स्टार्ट हुआ था, 2016 में ये एक्ट बना था। सो ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अलाइन इंडियन लॉज विद द यूएनसीआरपीडी। ओके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर right of person with disabilities. Okay, so that is for providing a stronger right based legal framework for person with disabilities, ताकि लीगल फ्रेमवर्क मिल सके, मतलब जिन भी बच्चों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है एजुकेशन का, उनको एजुकेशन मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार हो, दैट इज बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उन्हें मिले, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट बैरियर फ्री मिले। तो इस चीज़ को इंश्योर करता है क्या, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ओके, सो इसमें क्या कहा गया था, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स होनी चाहिए, मतलब अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब 4% होनी चाहिए, और पहले क्या थी 3% थी, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 5% रिजर्वेशन होना चाहिए डिसेबल्ड बच्चों के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब उन बच्चों को भी एडमिट करना है स्कूल्स में जो डिसेबल्ड है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके लिए। और इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन होनी चाहिए एज अ राइट, उनका उनका एक अधिकार है ये, ना कि आप उनको एक आप बोल सकते हो कि आप उनको सिर्फ एहसान कर रहे हो, तो एहसान नहीं, वो राइट है उन बच्चों का कि वो इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन ले सकते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, करिकुलम को मॉडिफाई कर सके, और करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सके, है ना, चेंजेस हो सके। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो टाइम बाउंड मेजर्स फॉर मेकिंग ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, तो आपको एक टाइम प्रोवाइड करना है कि या इस टाइम तक आपको ऐसी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करनी है जो सभी बच्चों की नीड्स के लिए हो। ओके, ट्रांसपोर्ट ऐसे होनी चाहिए, डिजिटल कंटेंट एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब आप डिजिटल कंटेंट भी प्रोवाइड करो बच्चों को, और ऐसे कंटेंट होने चाहिए जो सभी बच्चों की नीड्स को, चाहे उनको दिखाई ना देता हो, सुनाई ना देता हो, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, सो यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करना, इट मीन्स की इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल, मतलब सभी बच्चे समान हैं, आपको क्या करना है, उनके उनकी नीड्स, उनकी पेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, और सभी बच्चों को अधिकार है एजुकेशन लेने का। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज द गार्जियनशिप एंड लीगल कैपेसिटी की बात करें तो रिकॉग्नाइज द लीगल कैपेसिटी ऑफ ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि हर जो डिसेबल्ड बच्चा है उसकी लीगल कैपेसिटी है, मतलब उसके लिए वो अगर उसको कोई भी नकारता है या फिर उसको कोई भी अनइक्वल फेयर कर रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, उसके पास लीगल राइट्स हैं। सो अलाउ फॉर लिमिटेड गार्जियनशिप, की गार्जियनशिप लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब वो डिसीजन मेकिंग कर सके सपोर्ट के जरिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ जो उनके पेरेंट्स है या फिर उनके जो केयर गिवर्स है उन्हीं को सब कुछ मिल जाए। तो फुल गार्जियनशिप नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड गार्जियनशिप होनी चाहिए कि वो डिसीजन तो ले बट सपोर्ट के साथ।
ओके, सपोर्ट भी उनके साथ हो। पेनल्टीज एंड रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब पेनल्टीज फॉर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस एंड डिनाइल ऑफ राइट्स, कि जो भी उनके राइट का हनन करता है, उनको बोलता है कि आपको एजुकेशन नहीं देंगे, या फिर यहाँ पर अगर हमारे पास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, तो क्या हुआ, हम नहीं देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, डिसेबिलिटी राइट कमिश्नर्स एंड ग्रीवियंसेस रिड्रेसल ऑफिसर्स क्रिएट होनी चाहिए, ताकि बच्चों की नीड्स को देखा जाए, ताकि बच्चों की नीड्स को समझा जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन, सॉरी यहाँ पे रह गया, नेशनल एंड स्टेट कमीशन। सो बेसिकली चीफ कमिश्नर एस्टेब्लिश होना चाहिए नेशनल लेवल पे, और स्टेट कमिश्नर होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर कर सके और इस एक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। सो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कराने चाहिए इन कमिश्नर्स को, या फिर जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को, या फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को लाना चाहते हैं, ताकि ये जो सोशल स्टिग्मा है, सोसाइटल स्टिग्मा है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस चीज़ को आप हटा सको, एलिमिनेट कर सको, और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सको कि हर बच्चा पढ़ सकता है, उनकी बस नीड्स अलग होती है, उनका वे अलग होता है, तरीका अलग होता है। ओके, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात करें, तो एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए 6 to 18 ईयर्स, 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ओके, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 4% रिजर्वेशन होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए, और गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम दिस प्रोविजन। ओके, सो इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए, मतलब उनको कुछ पैसे दिए जाए, इंसेंटिव एम्प्लॉय टू इन प्राइवेट सेक्टर टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 5% ऑफ देयर वर्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट PWDs। ओके, सो नेक्स्ट इज हाई सपोर्ट मिलनी चाहिए, हाई सपोर्ट उन पर्सन को जिनको डिसेबल्ड है, जिनको चाहिए, जिनको मतलब यहाँ पर आप इक्विटी का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, है ना, कि फेयरनेस होनी चाहिए उनके लिए भी, ताकि बच्चे पढ़ सकें अच्छे से, ताकि उनको अच्छे से आप अच्छा एनवायरनमेंट दे सको। सो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज में ये कुछ डिसेबिलिटीज हैं जो आती हैं, जैसे लेप्रेसी, या फिर लो विजन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एसिड अटैक विक्टिम, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थैलेसेमिया, तो ये सारी जो डिसेबिलिटीज वो आती हैं। और अगर हम बात करें जो लाइट ग्रीन में है, ये पहले PWD एक्ट में थी। ओके, अब फिर उसके बाद इनको हटा करके, मतलब इनको सबको मिला करके क्या कर दिया गया, RPWD एक्ट में ला दिया गया है। ओके, तो RPWD एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज हो गई, दैट इज 21 डिसेबिलिटीज। ओके, सो 21 डिसेबिलिटीज है। सो द फर्स्ट इज दैट ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है स्टूडेंट, इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ टोटल ब्लैकनेस ऑफ विजन, कि आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता, सब कुछ धुंधल, सब कुछ बिल्कुल ब्लैक दिखता है ना, कोई भी आपको किसी भी कलर की, या फिर मतलब आपको लगता है कि आप चाहे डार्कनेस में चले जाओ, चाहे आप ब्राइट लाइट में चले जाओ, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल भी कोई भी आप देख ही नहीं सकते हो। ओके, तो वो ब्लाइंडनेस है। लो विजन की बात करें तो आपको जो आपका जो विजन है वो विजन एक्यूटी नोट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200। ओके, इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, लो विजन में क्या होता है कि कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, या तो ये हो, या फिर लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप टू द 10 डिग्री, मतलब करेक्शंस हो सकते हैं, पर उनके लिए बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत धुंधला दिखाई देता है। ओके, सो विजुअल इम्पेयरमेंट इवन आफ्टर करेक्शन बट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विद अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस, कि अगर आपको असिस्टिव डिवाइस मिल जाए, आपको अच्छे चश्मे मिल जाए, अच्छा आपको अप्रोप्रिएट डिवाइस मिल जाए, तो आप देख सकते हो, बट बिना डिवाइस के आप बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल धुंधला दिखता है। ओके, सो लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन की बात करें तो स्टूडेंट, ये क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इससे स्किन अफेक्ट होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से। ओके, द पेरिफेरल नर्व्स और मिकोसल सर्फेसेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड द आईज, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, आपको धब्बे से आपको दिखाई देने लगते हैं, तो ये है लेप्रेसी क्योर्ड। इससे आपकी स्किन इन्फेक्शन और आपके स्किन में बैक्टीरियाज हो जाते हैं, और उससे आपकी उंगलियां भी जा सकती हैं। ओके, सो ये लेप्रेसी है। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो इंक्लूडिंग पार्शियल और टोटल लॉस, या तो आप बिल्कुल ही नहीं सुनता है आपको, या फिर आपको थोड़ा सुनता है, आपको आप डिवाइस के जरिए सुन सकते हो। सो डिवाइडेड इनटू डेफ इज इक्वल टू 70 डेसिबल एंड अबव हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसीज, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब 60 to 69 डेसिबल हियरिंग लॉस। ओके,
तो मतलब अगर हम बात करें आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो 70 डेसिबल और उससे भी ज़्यादा डेसिबल में भी आपको नहीं सुनाई दे रहा है, और हार्ड ऑफ हियरिंग में 60 टू 69 डेसिबल हियरिंग लॉस है आपको। ओके, सो ये है हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मतलब परमानेंट इम्पेयरमेंट इन स्पीच और लैंग्वेज ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल एंड एनी अदर कंडीशन सच एज अफेजिया और डिसअर्थरिया। ओके, अफेजिया डिसअर्थरिया की वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आप ना बोल पा रहे हो, ना वर्ड्स को अच्छे से बता पा रहे हो। ओके, तो डिसअर्थरिया क्या है स्टूडेंट? अ मोटर स्पीच डिसऑर्डर कोज्ड बाय डैमेज टू अ नर्वस सिस्टम। तो आपके नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस सिस्टम में डैमेज की वजह से आपको प्रॉब्लम है, अफेक्टिंग द मसल्स इन्वॉल्व इन स्पीच प्रोडक्शन, डिफिकल्टी विद प्रोनाउंसिएशन, चेंजेस इन वॉइस वॉल्यूम और पिच, और लो स्लो और रैपिड स्पीच है आपकी। ओके, और अफेजिया की बात करें स्टूडेंट, अ लैंग्वेज डिसऑर्डर कोज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन्स लैंग्वेज सेंटर। तो अफेजिया का मतलब क्या है कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो आपके ब्रेन लैंग्वेज सेंटर के डैमेज होने से, खत्म होने से आपको हो जाता है। सो इसमें आप राइट वर्ड फाइंड नहीं कर पाते हो, करेक्ट ग्रामर नहीं यूज कर पाते हो, और ये भी नहीं समझ पाते हो कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। ओके, सो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें तो इम्पेयरमेंट इन बोन्स, आपकी बोन्स खराब है, मसल्स खराब है, जॉइंट्स खराब है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप खेल नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो। ओके, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ड्वार्फिज्म की बात करें तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में बोनापन। सो अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस दैट इज 147 सेंटीमीटर और लेस ड्यू टू मेडिकल एंड जेनेटिक कंडीशंस। ओके, या तो मेडिकल कंडीशन की वजह से, जेनेटिक कंडीशन की वजह से 4 फीट 10 इंच जो अडल्ट हैं उनकी इतनी हाइट है, तो मतलब वो ड्वार्फिज्म के अंदर आते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो बिलो एवरेज कोग्निटिव फंक्शन होता है एंड अडेप्टिव बिहेवियर की, मतलब उनका जो कॉग्निटिव, उनकी जो बुद्धि होता है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एवरेज के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। और अडेप्टिव बिहेवियर होता है उनका, मतलब उनको डाउन सिंड्रोम भी होता है। डाउन सिंड्रोम मतलब उनकी जो आंखें ना, देखो आंखें ऐसी होती है उनकी, उनका जो फेस होता है यहाँ से थोड़ा मतलब मोटा होता है, और उनकी नाक यहाँ से बल्ज होती है, मतलब नीचे होती है। ठीक है, फ्लैट ब्रिज नोज होती है उनकी। यहाँ पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे हुए हैं। ओके, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिसेबलिंग कंडीशन that hampers a person's ability to learn, listen, think, speak, write, spell or do mathematical calculation। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है स्टूडेंट? वो डिसेबिलिटी जहाँ पर आप क्या करोगे, इज अ ग्रुप ऑफ डिसेबलिंग कंडीशन। ओके, जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख भी नहीं पाता है, सुन भी नहीं सकता है, या फिर सोच नहीं सकता है, स्पीक नहीं मतलब बोल नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, स्पेलिंग में और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है स्टूडेंट? डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? जहाँ पे आप इनएबिलिटी टू मोटर प्लान टू मेक एन अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स, कि आप अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स नहीं बना पाते हो, मतलब जैसे आप रिस्पॉन्स करना चाहते हो उस तरह से आप अपनी बॉडी में उस चीज़ को नहीं दर्शा पाते हो। ओके, मतलब आप अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम्स है आपके लिम्स में, तो वो एक तरह से डिस्प्रैक्सिया हो गया। डिस्ग्राफिया की बात करें तो डिफिकल्टी विद द एक्ट ऑफ राइटिंग बोथ इन टेक्निकल एज वेल एज एक्सप्रेसिव सेंस, कि आपको लिखने में भी दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग्स में दिक्कत हो सकती है, तो ये डिस्ग्राफिया होते हैं, मतलब आप बहुत आपकी बेकार राइटिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। डिस्कैलकुलिया की बात करें तो डिफिकल्टी विद कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज है। और एडीएचडी की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी या फिर इम्पल्सिविटी आपको होती है, तो वो एडीएचडी है, आप एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकते हो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल इंटरैक्शन टिपिकली फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मतलब क्या है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिससे आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके बिहेवियर, आपके सोशल इंटरेक्शन करने का तरीका वो बहुत पहले से ही अच्छा नहीं होता है, मतलब सोसाइटी में आप बात नहीं कर पाते हो, अकेले बैठे रहते हो, रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, सोशल इम्पीडमेंट, बात नहीं करते हो, सेंसिटिविटी टू चेंज एंड स्टिमुलेशन, मोटर डिफिकल्टीज होती हैं आपको और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती है, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ओके, वो आपको बहुत पहले से ही होने लगता है।
मेंटल इलनेस की बात करें, डिसऑर्डर रिलेटेड टू मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और बिहेवियर, मतलब आपको आपका मूड आपका बिल्कुल खराब रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आप सोच समझ नहीं पाते हो अच्छे से, बिल्कुल चिड़चिड़े से रहते हो, है ना, बिहेवियर बहुत बेकार होता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया आपको, मतलब आपको हेलुसिनेशन होने लगते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो मतलब इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो सकती है, और नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लैटेंड अफेक्ट या फिर रिड्यूस स्पीच या फिर लैक ऑफ इनिशिएटिव हो सकता है आपको। तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, स्किज़ोफ्रेनिया के। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन, तो मतलब यहाँ पर आप, मतलब आपका जो ब्रेन है ना वो किसी भी तरह की एक्टिविटीज आपको करने में आप बोल सकते हो कि क्षमता नहीं हो पाती है आपकी, या फिर आपको असक्षम बना देता है। सो नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज कोजिंग मोटर डिसेबिलिटी, मसल स्टिफनेस और कोऑर्डिनेशन इश्यूज, आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते अपने हाथ को, पैरों को, किसी को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, आपके अंदर पूरी तरह से आप बोल सकते हो क्रोनिक डिसेबिलिटी आपके अंदर होती है ना। तो ये ठीक नहीं हो पाती है, बहुत मुश्किल से, मतलब ठीक ही नहीं हो पाती है, आपको बहुत बहुत सारे इलाज कराने पड़ते हैं हमेशा के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो जैसा ये बच्चा दिख रहा है, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित है, जो एक जेनेटिक डिजीज है, जिससे प्रोग्रेसिव वीकनेस और डीजनरेशन ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स डीजनरेट नहीं हो पाती है ना, कहीं से पतला है कहीं से कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको होने लगती हैं, और जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हो, फिर नहीं पाते हो, तो आपको दैट इज मूवमेंट्स में दिक्कत आती है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो सिम्टम ऑफ अल्जाइमर, सो बेसिकली क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीजन कंडीशन क्या होते हैं, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, डिस्टोनिया, एएलएस दैट इज लो ग्रेड डिजीज, ह्यूटिंगटन्स डिजीज या फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आती हैं। सो इसमें क्या होता है, डिसेबलिंग इलनेस एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, मतलब आपको क्या होती है, इलनेस होने लग जाती है, क्योंकि बहुत लोगों डिसेबलिंग इलनेस होती है जो दिखाई नहीं देती बट होती है। ओके, सो इंडिविजुअल लिविंग विद a chronic neurological condition may experience a wide variety of symptoms that require health care services, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, जिसके लिए आपको हेल्थ केयर चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे आपको अल्जाइमर के बारे में बताया हुआ है कि हेल्दी ब्रेन ऐसा होता है, जो अल्जाइमर ब्रेन होता है वो ऐसा होता है, तो मेमोरी लॉस हो सकता है, फैमिलियर टास्क नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन विद टाइम और प्लेस, है ना, कि कहाँ पर हो कैसे हो, उन सब चीज़ों में कंफ्यूजन होती है, फॉलोइंग कन्वर्सेशन में ट्रबल प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, मिसप्लेसिंग थिंग, जगह कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख दे, जैसे यहाँ पे फ़ोन को पानी में रखा हुआ है, या फिर चेंजेस इन मूड और पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी या फिर मूड में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जो ब्रेन की वजह से बेसिकली होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्ट डिसऑर्डर अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, अफेक्ट कर देता है नेगेटिव तरीके से, जिसकी वजह से आपको क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके आई का विजन चेंज होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, स्टिफनेस, आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हो, है ना, नमनेस हो जाती है, आपके हाथ सुन रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाते अपने शरीर का, और कॉग्निटिव फंक्शन में डिफिकल्टी और मूड चेंजेस होते हैं आपके, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ओके, सो पार्किंसन डिजीज की बात करें स्टूडेंट, तो पार्किंसन डिजीज मतलब प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट, इससे आपकी जो नर्वस सिस्टम की वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंडर में आता है ये। पार्किंसन डिजीज में आपकी स्पीच चेंज हो जाती है ना, वो जैसे कांपते हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको कांप कंपन होती है, स्लोड मूवमेंट होती है, रिजिड मसल्स होती है, एक जगह बैठ जाते हो तो वो एक जगह बैठ जाते हो तो वो, मतलब आप बोल सकते हो कि आप उठ ही नहीं पाते हो, है ना। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आपको पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलती है। हीमोफीलिया की बात करें तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, वे ब्लड डज नॉट फ्लोट नॉर्मली ड्यू टू लैक ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर, की फ्लोटिंग फैक्टर की वजह से आपका जो ब्लड है वो फ्लोट नहीं हो पाता है। ओके, तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। थैलेसेमिया की बात करें तो ये भी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, लीडिंग टू द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, है ना, एबनॉर्मल तरीके से आपके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, जैसे एनीमिया या फिर फैटीग होने लग जाते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चा है उनके अंदर आरबीसीज और प्लेटलेट्स ऐसे बनते हैं, और अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो मेलफॉर्म रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, जिसकी वजह से आपका फेस, है ना, और आपके अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। सिकल सेल डिजीज की बात करें तो इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर दैट कॉजेज क्रोनिक पेन, इन्फेक्शंस एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। तो इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर क्या होता है,
इसमें आपको पेन रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं आपको अपने आपके शरीर में। ओके, सो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती है, वो मल्टीपल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल के साथ आपको ब्लाइंडनेस या फिर सेरेब्रल पाल्सी हो गए, तो मतलब मल्टीपल है, 2 या 2 से ज़्यादा आपको डिसेबिलिटी है। तो एसिड अटैक विक्टिम की बात करें तो यहाँ पर मतलब जिनको भी जो भी लोग जिन भी पर्सन के ऊपर एसिड फेंका गया है, सेवरली इंजर्ड हो पाए हैं एसिड अटैक की वजह से, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलते हैं जैसा और जो डिसेबिलिटीज हैं उनको मिलते हैं। ओके, तो ये थी स्टूडेंट 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में रखी गई है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम क्या है समग्र शिक्षा में? सो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम मतलब इंट्रोडक्शन क्या है, समग्र शिक्षा अभियान इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ स्कूल। दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, बेसिकली इसमें 3 आपकी स्कीम्स आती हैं, एक सर्व शिक्षा अभियान, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर आपके प्री स्कूल से लेकर के क्लास 8 क्लास 12 तक की सारी जो भी आपके अभियान है वो सारे इसमें आ गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ एसएसए था और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन सब अलग से थे, बट जब समग्र शिक्षा अभियान है तो इन सब तीनों जो योजना है उनको मिक्स कर दिया गया, इनको इंक्लूड कर दिया गया। तो इंक्लूड करके एक अभियान बना, दैट इज द समग्र शिक्षा अभियान, है ना। तो की कंपोनेंट क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं या फिर डिसेबल से ग्रसित है उनके लिए आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। बच्चों की नीड्स, बच्चों के बेसिस पे कोई भी भेदभाव ना हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को देनी है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर समग्र शिक्षा, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल, कि आपको हर बच्चे को एजुकेशन देनी है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, रेगुलर स्कूल्स में। जीरो डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए कि बच्चा कहीं पर भी आ जा सके, तो ऐसा आपको एक्सेस देना है बच्चों को, कैसे भी पढ़ सके उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, सपोर्ट सर्विसेज, एड्स, अप्लायंसेज, असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो बच्चों को जिनको भी चाहिए। पार्टिसिपेशन को प्रमोट करो और सोशल इंक्लूजन को, ताकि हर बच्चा आपके स्कूल में, हर बच्चा स्कूल्स में पढ़े, उनको एजुकेशन मिल पाए। चिल्ड्रन को इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए प्रिपेयर करना है और स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो अच्छी जॉब ले सके और अपनी लाइफ में अपना करियर सेट कर सके। ओके, सो की प्रोविजन और कंपोनेंट की बात करें CWSN को, दैट इज प्रोग्राम प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट टू CWSN स्टूडेंट, या फिर आप बोल सकते हो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बात हुई है कि कैसे आप बच्चों को पहले ही आप उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं उसको आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर उनके लिए जो भी स्टेप्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए वो लोगे। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन थ्रू हेल्थ चेकअप आप देते हो समग्र शिक्षा अभियान के तहत, और रेफरल सर्विसेज फॉर मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कि आप रेफर कर देते हो अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अच्छे हॉस्पिटल्स में भेज देते हो ताकि उनका इलाज चले पहले से ही, ताकि उनकी जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ ना जाए। एजुकेशनल सपोर्ट की बात करें तो फ्री टेक्स्ट बुक, ब्रेल बुक और जैसे लार्ज प्रिंट बुक्स होती हैं, है ना, फ्री टेक्स्ट बुक होती हैं, ब्रेल बुक्स होती हैं और लार्ज प्रिंट बुक्स होती हैं। सो ICT बेस्ड लर्निंग की बात करें तो स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो बुक्स और डिजिटल एप्स आपको देखने को मिलते हैं, और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP फॉर ईच CWSN। ओके, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होता है हर बच्चे के लिए, बच्चों की नीड्स को देखते हुए, जिस भी बच्चे को जैसी भी नीड्स है उनके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना है। सो की प्रोविजन के में और क्या आता है, असिस्टिव डिवाइसेस एंड एड्स, तो जैसे हियरिंग एड हो गए, व्हील चेयर, क्रचेज, ब्रेल किट्स, स्पेक्टिकल्स, जैसे कैलिपर्स और रैम्स प्रोवाइड करे जाते हैं उनकी नीड्स को देखते हुए, ताकि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हो। और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है उन बच्चों के लिए जो जिनको भी प्रॉब्लम्स है, किस स्कीम के अंडर, ADIP स्कीम, दैट इज असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन स्कीम के अकॉर्डिंग उनको असिस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, मतलब उनको पैसे भी दिए जाते हैं, या फिर उनको एड्स और अप्लायंसेस भी दिए जाते हैं ताकि वो पढ़ सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मतलब बैरियर फ्री एक्सेस इन स्कूल्स, रैम्प, हैंड रेल्स और एक्सेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए हर बच्चे की नीड्स के लिए, और थ्योरोपेटिक एंड एकेडमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड होनी चाहिए, रिसोर्स रूम्स होने चाहिए ताकि बच्चों को काउंसलिंग मिलती रहे, उनको थेरेपीज मिलती रहे उनकी बीमारियों के लिए जो भी उनको डिसेबिलिटी है। टीचिंग ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग फॉर रेगुलर टीचर्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, और स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करना ताकि हर ब्लॉक में, हर क्लस्टर में जहाँ पे जो भी बच्चा डिसेबल्ड है उनके लिए वो क्या कर सके, उनकी नीड्स को पूरा कर सके, उनकी बात समझ सके, सुन सके। ओके,
सो इन सर्विस ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करो ताकि जॉब करते करते टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती रहे टाइम टू टाइम, ताकि वो डाइवर्स नीड्स को हैंडल कर पाए। सो स्टिपेंड्स एंड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो, स्टिपेंड ऑफ ₹200 पर मंथ फॉर गर्ल्स विद स्पेशल नीड, कि जो जो स्पेशल नीड्स वाली लड़कियां हैं उनको 200 रुपए आपको पर मंथ देनी है, बस फर्स्ट से 8th क्लास तक की लड़कियों के लिए। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो कॉन्टिन्यूशन ऑफ एजुकेशन के लिए, कि जो बच्चा अच्छा एजुकेशन ले रहा है उनको आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते रहो ताकि वो क्या ना कर ले, वो ड्रॉप आउट ना कर ले। ओके, सो स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन फॉर CWSN एट सेकेंडरी एजुकेशन, और लिंकेज विद स्किल इंडिया एंड वोकेशनल हब्स। सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो पेरेंट्स काउंसलिंग और ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स उनको बीच में ना निकाले, पेरेंट्स को भी आपको पढ़ाना है, उनको समझाना है कि आपके बच्चे पढ़ सकते हैं और हम उन्हें पढ़ाएंगे। ओके, एनकरेजिंग पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से वही समझ सकते हैं, तो उनको भी पार्टिसिपेट करा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान में, ताकि वो बता सके कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, सो मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, सो बेसिकली ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और UDISE का यूज़ मतलब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का यूज़, ताकि आप डेटा ट्रैक कर सको कि इनका CWSN बच्चों का, ताकि आप देख सको कि किन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और कौन बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज आउटकम एक्सपेक्टेड, तो क्या आउटकम एक्सपेक्ट करेगा समग्र शिक्षा से? सो यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगी और रिटेंशन मिलेगी CWSN स्टूडेंट्स को, या फिर उनको क्लासरूम में उनको प्रॉपर उन्हें पढ़ाया जाएगा। लर्निंग लेवल्स में इंप्रूवमेंट और लाइफ स्किल्स एजुकेशन कराई जाएगी डिसेबल्ड बच्चों को, और ड्रॉप आउट डिक्रीज होंगे क्योंकि हाई एनरोलमेंट होगा, बच्चों की नीड्स को देखा जाएगा, उनको पैसे मिलेंगे, उनको असिस्टिव डिवाइस मिलेंगे, तो वो बच्चे ड्रॉप आउट बीच में ही छोड़ के ना चले जाए एजुकेशन को। ओके, सो इंक्लूसिव स्कूल्स डेवलप करना और कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, और ऐसा कल्चर प्रोवाइड करो जहाँ पे हर बच्चे को एक्सेप्ट करा जाए, ना कि उसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि वीकनेस की तरह या फिर थ्रेट्स की तरह ना देखा जाए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू NEP एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो NEP के अकॉर्डिंग इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है और इक्विटेबल एजुकेशन क्या है। ओके, सो स्टूडेंट, NEP के अकॉर्डिंग इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे फेयरनेस ट्रीटमेंट करना और जस्टिस प्रोवाइड करना एजुकेशन में। जिन बच्चों को नीड्स की ज़रूरत है उनको नीड प्रोवाइड करो, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ वो कॉम्पीट कर पाएँ। ओके, सेमनेस नहीं है इसका मतलब, बल्कि इसका मतलब है प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल ऑफ सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नीड। जिस भी बच्चे को जिस नीड की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि हर बच्चे अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग रैम्प्स एंड ब्रेल बुक्स टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल बुक्स दो और रैम्प्स दो, और रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। ओके, तो इक्वलिटी क्या होता है कि आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, मतलब जो जैसा भी बच्चा है सबको इक्वल दे रहे हो समान रूप से, है ना। और इक्विटी का मतलब आप फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो और बेस्ड ऑन द नीड्स, ये बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यहाँ पर नीड्स पे फोकस करा जाता है। ओके, सो इक्विटी अकॉर्डिंग टू NEP 2020, तो NEP 2020 प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्विटी टू रिमूव बैरियर फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। सो इंक्लूसिव एक्सेस की बात करें, एवरी चाइल्ड शुड हैव एक्सेस टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, डिसेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज और रीजन। सो इंक्लूसिव एक्सेस आपको प्रोवाइड करना है, बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, बच्चे को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को ना मिले। सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जाना चाहिए, लाइक गर्ल्स पे, SC ST पे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे, OBC पे, अदर बैकवर्ड कास्ट पे, माइनॉरिटीज़ पे, रूरल चिल्ड्रन पे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे, ताकि उनको भी एजुकेशन लेने का मौका मिल पाए, उनका राइट है और वो अचीव कर पाए उस चीज़ को। इक्विटी इन रिसोर्सेज मतलब प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, फ्री टेक्स्ट बुक, हॉस्टल्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस दो, और जेंडर इंक्लूजन फंड सेटअप करो और स्पेशल एजुकेशन जोन सेटअप करो, ताकि आप सभी को इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, ताकि जो भी बच्चे जिनको भी चाहिए रिसोर्सेज उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सको। ओके, सो जैसे हम देखते हैं हॉस्टल्स में उन बच्चों को ज़्यादा रखते हैं जो बच्चे क्या है जिनका घर बहुत ज़्यादा दूर है। अगर सभी बच्चों को रख लिया तो जो पास वाले घर वाले बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। तो एक आप बोल सकते हो कि क्राइटेरिया होता है, जैसे 75 किलोमीटर से जो दूर बच्चे 60 किलोमीटर से वो हॉस्टल ले सकता है, उसके अलावा नहीं ले सकते। तो मतलब उनकी नीड्स को पूरा करा जा रहा है जो दूर से आते हैं, ताकि वो अपने ताकि जो पास से आते हैं वो भी उनके समान हो पाए।
जल्दी से क्लास ले सके, उधर बैठ के घर जैसा महसूस कर सके। तो इसलिए तो एक एग्जाम्पल था इक्विटी का। ओके, रिसोर्सेज में भी आपको इक्विटी लानी है। इक्विटी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ओके, so NEP 2020 places a strong emphasis on equity to remove barrier for disadvantaged group। तो करिकुलम एंड पेडागोजी, तो करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका जिस तरह से आप पढ़ाओगे, जिस तरह से आप सिखाओगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, और इंडिविजुअल नीड्स को केटर करना है आपको डाइवर्स लर्निंग नीड्स के लिए। सो मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में आपको मीडियम इंस्ट्रक्शन रखना है अर्ली ईयर्स में, मतलब जब छोटे बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, ताकि इक्विटेबल लर्निंग करा सको, है ना, ताकि बच्चे समझ सके, अपनी भाषा में वो अच्छे से विकास कर सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू में ही उनको इंग्लिश ही थोप दो उनके ऊपर। ओके, तो टेक्नोलॉजी फॉर इक्विटी मतलब यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा, स्वयं, ई कंटेंट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो दीक्षा का यूज करो, ओके, और दैट इज आप बोल सकते हो कि स्वयं का यूज करो, ई कंटेंट का यूज करो जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में, ताकि हर बच्चे की नीड्स को पूरा करा जा सके, मतलब हर बच्चा जिस भी जगह से आता है वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सके। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करो ताकि जो बच्चे नहीं आ पाते हैं वो भी पढ़ सके अपने घर पर बैठे बैठे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है, जैसे स्क्रीन रीडर्स या फिर ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करोगे। टीचर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, टीचर को सबसे पहले तो प्रिपेयर करो कि वो प्रिपेयर हो किसके लिए, कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। ठीक है, so the next is the equitable education। equitable education is a process of ensuring that every child receive the necessary support। जिनको भी सपोर्ट चाहिए उनको सपोर्ट मिल रही है। और स्कूल आइडेंटिफाई बैरियर्स टू लर्निंग, जो भी बच्चों की लर्निंग में बैरियर्स हैं, उनके लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम्स या बाधाएं बन रहे हैं उनको जो स्कूल से वो आइडेंटिफाई करें और उनके लिए वर्क करें। ओके, सो एडिशनल हेल्प देनी चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे गर्ल्स इन रूरल एरियाज़ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हॉस्टल्स की, बाइसाइकिल की, ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए असिस्टिव डिवाइसेस और रिसोर्स टीचर्स होने चाहिए। और इकोनॉमिकली वीकर चिल्ड्रन के लिए स्कॉलरशिप और मिड डे मील्स होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। ओके, सो ये है इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट जिस भी बच्चे को समझना है वो इस स्लाइड से समझ सकता है, हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। इक्वालिटी का मतलब सेम रिसोर्सेज दे रहे हो हर बच्चे को, चाहे वो कैसा भी हो। और इक्विटी का मतलब आप रिसोर्सेज दे रहे हो उनकी इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए। इक्वालिटी की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, एवरी स्टूडेंट गेट द सेम टेक्स्ट बुक, हर बच्चे को एक ही जैसी टेक्स्ट बुक मिल रही है। और इक्विटी की बात करें जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको ब्रेल या फिर ऑडियो बुक मिल रही है, और अदर गेट प्रिंट बुक। और जिन बच्चे को जरूरत नहीं है, जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है, उनको प्रिंट बुक मिल रही है। तो आप फेयरनेस प्रोवाइड करो, इंडिविजुअल नीड्स को देख रहे हो। ओके, तो इक्वलिटी फोकस करता है यूनिफॉर्मिटी पे, सबको एक समान, और इक्विटी फोकस करता है फेयरनेस और इंक्लूजन पे। ओके, जो ये हमारा जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम इक्विटी को लेकर के आएंगे अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम में। नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो इंक्लूसिव क्लासरूम को, कैसे प्लानिंग करके अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको करिकुलम प्लानिंग करनी होगी, मतलब ऐसा करिकुलम आपको लेकर के यहाँ आना है जो मॉडिफाइड हो, जो अडेप्टेड हो। जैसे अगर आप ITEP के बारे में बात करो, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका जो सिलेबस है तो वो एक तरह से पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, एक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ परसेंट चेंजेस इसमें कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, तो बच्चों के नीड्स को देखते हुए वो अपने करिकुलम में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि NEP में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है। सो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग को यूज करना, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट, कि जो भी बच्चे जिस तरह से समझे जिस चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका और एंगेज करने का डिफरेंट तरीके को आप यूज करो। लाइफ स्किल्स और वैल्यू और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मिला करके पढ़ाया जाए, बच्चे की एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाया जाए, उनको मूल्य के बारे में सिखाया जाए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस, ब्रदरहुड और लाइफ स्किल्स के बारे में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सके। एटलीस्ट उनको अपनी लाइफ में, मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना हो ज़्यादा। ओके, सो लेसन प्लानिंग में टीचर ऐसे लेसन प्रिपेयर करें जो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए उसमें, मतलब हर तरह से आप पढ़ा सको, जिसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक को सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पढ़ा रहे हो। उस टॉपिक को आप विजुअल, ऑडिटरी और एक्टिविटी बेस्ड तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके
पढ़ा रहे हो जिससे कि जो बच्चा जिस तरह से समझ सकता है वो उस तरह से समझ पाएगा। मल्टी सेंसरी टीचिंग एड्स का यूज करो, लाइक विजुअल एड्स, टैक्टाइल मटेरियल और ऑडियो विजुअल कंटेंट का यूज करना। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब बच्चे खुद का मूल्यांकन करें और अपने दोस्तों का भी मूल्यांकन करें, अपने दोस्तों को मिलकर के पढ़ाएं। कोऑपरेटिव लर्निंग करें और ग्रुप एक्टिविटीज उनकी हो, मतलब वो ग्रुप में मिलकर के पढ़ें और ग्रुप में एक दूसरे के साथ वो उनकी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए। सो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग की बात करें तो सेट क्लियर अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, कि हर बच्चे को एक क्लियर दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो अचीव कर सके, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। रेमेडियल टीचिंग होनी चाहिए और एनरिचमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए। ओके, मतलब जिन भी बच्चे को प्रॉब्लम है उनके लिए आप अलग से क्लासेस ले सकती हो, उनको समझा सकती हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो उन्हें ऊपर बढ़ाए, आगे बढ़ाए। ओके, उनकी उनकी जो स्किल्स हैं उनको और भी निखारे। सो रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो असिस्टिव डिवाइसेस लाइक ब्रेल बुक्स, हियरिंग एड्स और रैम्स होने चाहिए और अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स रूम्स है ना फॉर थेरेपेटिक एंड रेमेडियल सपोर्ट। ओके, तो कोलैबोरेशन ऑफ पीयर, स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर एंड थेरेपिस्ट। ठीक है, सारे लोग स्कूल्स में होने चाहिए ताकि हर बच्चे की नीड्स को पूरा करा जाए, हर बच्चे की नीड्स को देखा जाए। स्पेशल एजुकेटर भी होने चाहिए ताकि वो जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको समझ सके। काउंसलर्स होने चाहिए ताकि जो भी बच्चे कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम है उसको वो समझ सके। थेरेपिस्ट होने चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को अपनी बॉडी मूवमेंट में या फिर किसी में भी प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉपर थेरेपीज भी ले सके। ओके, सो क्लासरूम एनवायरनमेंट में ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जैसे रैम्प, वाइट डोर्स और सीटिंग अरेंजमेंट आप ऐसा रखो जो हर बच्चे की नीड्स को देखते हुए हो। अरेंजिंग सीटिंग टू एनकरेज इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन, तो आप सीटिंग ऐसी अरेंज करो कि हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट हो पाए, ना कि सिर्फ आगे आगे वाले बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओ। डिस्प्ले इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स को डिस्प्ले करो, मल्टीलिंगुअल चार्ट्स, टैक्टाइल मॉडल्स और विजुअल टाइम टेबल्स को। ओके, इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट होना चाहिए, यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। अडेप्टिव टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड। सो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए फ्लेक्सिबल असेसमेंट को देखते हुए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए और बच्चों का कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए, मतलब उनका एसेज, एफएज हर तरह से, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी असेसमेंट हो, साथ के साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी असेसमेंट हो, और वो कॉन्टिन्यूसली जीवन पर, मतलब उनकी जो स्कूल लाइफ है वो चलता रहना चाहिए। ओके, ताकि आपको फीडबैक मिल सके बच्चों का और आपको अपने टीचिंग मेथड्स का भी फीडबैक मिल सके। सो बिहेवियरल एंड सोशल मैनेजमेंट की बात करें तो एनकरेज पीयर एक्सेप्टेंस, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन। तो पीयर एक्सेप्टेंस को एनकरेज करता, बढ़ावा देता है एम्पैथी को और कोऑपरेट करने को। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करना टू मोटिवेट लर्नर्स। ओके, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज करो ताकि आप लर्नर्स को मोटिवेट कर सको। मैनेज डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर विद पेशेंस एंड काउंसलिंग, तो आप डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर मैनेज करो, मतलब जो भी बच्चे एडीएचडी से ग्रसित हैं उनको आप पेशेंस के साथ और उनको प्रॉपर काउंसलिंग दो ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। टीचर्स के रोल की बात करें तो फैसिलिटेटर और गाइड का रोल प्ले करता है, जस्ट लेक्चरर का रोल प्ले नहीं करता टीचर। तो हाई एक्सपेक्टेशंस रखो बच्चों से, ऐसा नहीं कि जो बस हाई आईक्यू के बच्चे हैं उनसे आप रख रहे हो और बाकियों से बोले तुम लोग पढ़ ही नहीं सकते, या फिर लड़कियों को बोले तुम लोग स्टेम एजुकेशन ले ही नहीं सकते हो, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो कोलैबोरेटिव विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी फॉर सपोर्ट। कोलैबोरेटिव मतलब पेरेंट्स के साथ भी मिलो, पेरेंट्स को से भी बातचीत करो, बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनो और कम्युनिटी की भी सपोर्ट लो, कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करो ताकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजें स्कूल्स में पढ़ने के लिए और उनकी नीड्स को समझें। सो पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब पेरेंटल काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। एनजीओज में जाओ, लोकल बॉडीज या फिर कम्युनिटी ग्रुप्स में जाओ ताकि आप CWSN बच्चों को सपोर्ट कर सको, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को। सो यूज ऑफ ICT एंड डिजिटल टूल्स, so integrate audio visual aids, e-content, screen readers and assistive software। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों को पढ़ाया जा सके, जैसे दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, स्वयं, और दैट इज आप बोल सको दैट इज एक्सेसिबल ई बुक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप बच्चों को घर बैठे भी पढ़ा सको। ओके, चैलेंजेस इन मैनेजमेंट और ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस आते हैं, लार्ज क्लास साइजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से आप हर बच्चे की नीड्स पर नहीं ध्यान रख पाते हो। ट्रेन टीचर बहुत कम होते हैं जो CWSN वाले बच्चों को ध्यान में रख सके, उनकी नीड्स को केटर कर सके। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और सोशल स्टिग्मा होता है, मतलब
बच्चे जो सोसाइटी हमारी उसी चीज़ पे चिपकी रहती है, उसी चीज़ पे समझे रखती है कि सोसाइटी में जो CWSN वाले बच्चे हैं या फिर डिसेबल्ड बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो ये भगवान ने एक तरह से श्राप दिया हुआ है, तो उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, वो पढ़ ही नहीं सकते, और नेगेटिव एटीट्यूड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो मेजर्स क्या है इफेक्टिव इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट के? तो आप टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दो और सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करो, फंडिंग करो एडिक्वेट और रिसोर्स एलोकेशन, जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत है उसको वैसे उतने ही रिसोर्सेज को आप प्रोवाइड करो। स्ट्रॉन्ग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, ओके, कम्युनिटी से पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका, स्कूल्स का, और मॉनिटरिंग और फीडबैक सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान अपने अपने लेवल पे कोई भी किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज या फिर करप्शन ना करे। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बैरियर्स क्या है और फैसिलिटेटर कौन है एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में? बैरियर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स है, मतलब जो बच्चे को फुला पार्टिसिपेशन करने से रोकते हैं, एक्सेस लेने से रोकते हैं। तो वो एटीट्यूडनल हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, पैडागोजिकल या फिर पॉलिसी रिलेटेड हो सकते हैं। एटीट्यूडनल की बात करें तो नेगेटिव एटीट्यूड होता है टीचर्स का, पीयर्स का या पेरेंट्स का, जो डिसेबल्ड जिनमें बच्चों को डिसेबिलिटी होती है, जैसे हमने बात करी थी भी सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन या फिर लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन बच्चों से जिनको भी डिसेबिलिटीज है, जिनको भी जिनके अंदर भी कोई ना कोई बॉडीली या फिजिकली प्रॉब्लम्स है। ओके, सो बिलीव दैट CWSN कैन नॉट परफॉर्म इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम। तो ये माना जाता है कि जो CWSN स्टूडेंट्स हैं वो कभी मेन स्ट्रीम क्लासरूम में परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर की बात करें तो लैक ऑफ रैम्प, एक्सेसिबल टॉयलेट्स एंड वाइड डोर्स होनी चाहिए ताकि हर बच्चे एक्सेस कर पाए उस फिजिकल एनवायरनमेंट को जो आपको स्कूल्स में दिया जा रहा है। इनएडिक्वेट ये होते नहीं है वैसे, और इनएडिक्वेट असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट आपने कभी देखी है किसी स्कूल में ब्रेल स्क्रिप्ट? तो बहुत कम ऐसे स्कूल्स होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती, और होती है तो वो सब टूटी फूटी और कोई यूज़ ही नहीं करता उन्हें। हियरिंग एड्स नहीं होते या फिर स्क्रीन रीडर्स नहीं होते हैं। ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स और पुअर क्लासरूम डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं क्लासरूम्स में। करिकुलर एंड पेडागोजिकल बैरियर्स की बात करें तो रिजिड करिकुलम विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बस वही करिकुलम पढ़ाया जाता है जो सबके लिए होता है। ओके, वो बस किताबों में लिखा है कि आपको ऐसे पढ़ाना है ऐसे पढ़ाना है, बट आप रियल लाइफ में जब आप टीचिंग करोगे या फिर करते होंगे तो आप उन चीज़ों को फेस करते होंगे। ओके, तो टीचिंग मैथड्स जो होने चाहिए वो लेक्चर एंड रोट लर्निंग पे होते हैं, और होने कैसे चाहिए कि आप डाइवर्स नीड्स को ध्यान में रखो और इंटरैक्टिव क्लासरूम, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सको बच्चे का। बट अगर हम बात करें रियलिटी में तो लेक्चर और रोट लर्निंग पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड चाइल्ड फ्रेंडली मटेरियल्स तो होते ही नहीं है जो बच्चों के काम आ सके, जो बच्चों को हम पढ़ा सके डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। और मल्टीलिंगुअल तो मतलब टीचर्स तो छोड़ो, कुछ भी डिवाइसेस भी नहीं होते हैं। ओके, सो नो प्रोविजन फॉर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना तो दिया गया है कि हर बच्चे की नीड्स को देखना है, बच्चे की नीड्स को आपको केटर करना है, बट उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। ऐसे ही स्कूल्स चले आ रहे हैं, ऐसे ही जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी उन्होंने ही एडजस्ट करना सीख लिया है, स्कूल्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो टीचर रिलेटेड बैरियर्स की बात करें तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है टीचर्स को इंक्लूसिव पेडागोजी में, और ओवरबर्डन टीचर्स होते हैं लार्ज क्लास साइजेस की वजह से, तो हर एक बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम रियलिटी की बात करें, रियल एरेना में जाए, रियल एरिया में जाए, रियल स्कूल में जाए। ओके, सो लिमिटेड नॉलेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, नॉलेज भी नहीं होती है कि क्या हेल्प दे सकते हैं हम बच्चों को उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है टीचर्स को। असेसमेंट बैरियर की बात करें तो यूनिफॉर्म एग्जाम दैट डू नॉट कंसिडर डाइवर्स नीड। तो यूनिफॉर्म एग्जाम्स होते हैं जो डाइवर्स नीड को नहीं ध्यान में रखते हैं, तो एक ही तरह से असेसमेंट होता है, दैट इज द पेन पेपर टेस्ट। ओके, ऑल्टरनेटिव असेसमेंट नहीं होते जैसे ओरल टेस्ट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल टास्क। ये सब चीज़ें अगर आप रियल लाइफ में देखते हो तो सब चीज़ें सिर्फ बुक में लिखी है और ये पढ़ने के लिए हमें दे दी है कि हमें पढ़ना है, बट होता कुछ नहीं है। क्यों ला रहे हो बैरियर्स, हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं बैरियर्स, ये चैलेंजेस क्यों हैं, इनको खत्म कर सकते हैं ना, तो खत्म क्यों नहीं करते? क्यों हम हर चीज़ के चैलेंजेस पढ़ते हैं? चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी जाए, एनईपी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, हर चीज़ में हमें चैलेंजेस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो वो चैलेंजेस क्यों हैं? हम लोगों की वजह से या फिर इस सोसाइटी की वजह से? कोई भी आप चीज़ लगा लो, कोई ना कोई रीज़न तो है ना। सो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट हमें नहीं देखने को मिलते हैं। पॉलिसी एंड फाइनेंशियल बैरियर की बात करें तो इनसफिशिएंट फंड्स फॉर इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, फंड्स नहीं देते हैं या फिर करप्शन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जो फंड्स है वो कहीं और ही चला जाता है। पूरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स नहीं इम्प्लीमेंट होते, जैसे समग्र शिक्षा, आरटी एक्ट, ये सब हमें तब सुनाई देते हैं जब हम पढ़ रहे हैं। जब आपने बीएड नहीं
चूज़ की होगी, आप अपनी कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप समग्र शिक्षा कितनी बार आपने सुना होगा, है ना? तो मतलब हमें तभी पता चलता है जब हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं किसी स्कूल्स में नहीं इम्प्लीमेंट होता, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये बैरियर्स होते हैं। गैप्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़, तो गवर्नमेंट स्कूल और कम्युनिटीज़ में गैप्स तो देखने को ऑटोमेटिकली मिलेंगे ही, क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं ऐसी बनाई गई हैं, फिर जो इम्प्लीमेंटर्स हैं वो ही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो सपोर्टिव फैक्टर्स क्या हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को पॉसिबल बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड अवेयरनेस, तो सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, टीचर्स के अंदर एक सेंसिटाइजेशन डालना होगा, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए उनके अंदर, ताकि वो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें, किसके लिए, बच्चों के लिए। ओके, एक्सेप्टेंस को प्रमोट करें, एम्पैथी को और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को। इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड लॉज होने चाहिए, मतलब आरटी एक्ट 2009, एनईपी 2020, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ओसीयू, एनसीआरपीडीडब्ल्यू, ये सारी इतनी सारी चीज़ें जो बना रखी है, इन सब चीज़ों को प्रमोट भी करना है। ये सब चीज़ें हमें ये दर्शाती हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो फॉलो हो ही रही हैं। समग्र शिक्षा प्रोविजन जो असिस्टिव एड स्टिपेंड फॉर CWSN और रिसोर्स टीचर्स प्रोवाइड करता है, तो वो सारे प्रोविजंस भी यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, सो बेसिकली प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव पेडागोजी, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स एंड रिसोर्स टीचर्स, है ना? तो स्पेशल एजुकेटर्स को का अपॉइंटमेंट और रिसोर्स टीचर्स होने चाहिए, किसके लिए, ताकि आप बच्चों की नीड्स को देख सको, पढ़ सको, समझ सको। पीयर मेंटोरिंग एंड प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज होनी चाहिए, कि आप क्या कर सको, आप बच्चों से ही, मतलब बच्चे ही समझ सके बच्चों की नीड्स को, वो एक दूसरे को समझा सके, एक दूसरे की मदद कर सके। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज आप क्रिएट कर सकते हो, ओके, जहाँ पर टीचर्स एक दूसरे की बात समझ सके। सो नेक्स्ट इज दैट इज एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बैरियर फ्री स्कूल्स और रैम्प, एलिवेटर, टैक्टाइल पाथ्स और एक्सेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए। जैसे आपने दिल्ली मेट्रो देखी होगी ना, कितनी ज़्यादा वो आप बोल सकते हो एक्सेसिबल है हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए। तो उन्होंने उन्होंने सारी तरह के डिवाइसेस वहाँ पे लगाए हुए हैं। ओके, वहाँ पे आपको बोल बोल के भी सुनाई देता है, और आप जो पैरों के निशान होते हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कि जो जिस भी लाइन पे आपको जाना है उसी लाइन पे उसी कलर का आपको पैरों के निशान दिखते हैं। सो प्रोविजन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस एंड डिजिटल लर्निंग टूल्स, ओके, असिस्टिव डिवाइसेस का जो प्रोविजन है और डिजिटल लर्निंग टूल्स का, तो वो भी देखने को मिलता है। सो फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट, तो अडेप्टेबल करिकुलम फॉर डिफरेंट लर्निंग नीड्स के लिए, और ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड्स लाइक ओपन बुक एग्जाम, ओरल एग्जाम, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, ताकि जिस भी बच्चे का जिस तरह से असेसमेंट करना चाहो, मूल्यांकन करना चाहो, वो आप कर सकते हो। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग अप्रोच यूज करना, मतलब जहाँ पर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट मेथड से पढ़ा सको, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सको, ओके, और बच्चों की नीड्स को केटर कर सको। और क्या हो सकती है, ऐसे आईसीटी का यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। स्क्रीन रीडर, स्पीच टू टेक्स्ट, ऑडियो बुक्स, कैप्शनिंग का यूज़ कर सकते हो आप आईसीटी का यूज़ करके, है ना? आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। लर्निंग एप्स, ई कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, डिजिटल ब्रेल आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। और वर्चुअल क्लासरूम फॉर रिमोट एक्सेस, की जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, जिन बच्चों को आना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए वर्चुअल क्लासरूम आप प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि बच्चे पढ़ सके। सो कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। तो काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए पेरेंट्स के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को भेजें स्कूल्स में। एनजीओज और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट इंक्लूजन, तो जो एनजीओ होते हैं और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इन इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, हर बच्चों की नीड्स के लिए पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनका मेन एम क्या होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल्स एंड फैमिलीज, ओके, स्कूल्स एंड फैमिलीज में कोलैबोरेशन होना चाहिए, साथ मिलकर के उन्हें पढ़ाना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था हमारा दिट इज द फिफ्थ, आप बोल सकते हो फोर्थ यूनिट है ना, डी पार्ट ही था ना ये, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। स्टूडेंट, यस, दिस इज द डी पार्ट। सो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक को अब खत्म कर लिया है। आप आसानी से इसकी वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैंने बहुत फास्टली बोला है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, और अगर मैंने बहुत स्लो बोला है आपके अकॉर्डिंग, तो आप फास्ट करके भी इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। बाकी हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाया गया है, हर अच्छे से तरीके से। सो कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।